साथियों, अब तक तो चुनाव का सीज़न चल रहा था, अपने चरम स्तर पर था। सभी लोग किसी न किसी पार्टी के रंग में रंगे हुए थे, माहौल कुछ अलग था। लेकिन साथियों, अब ये चुनाव का सीज़न समाप्त हो गया है, लगभग समाप्त होने ही वाला है। तो हम सब लोग, जो भी स्टूडेंट, जो भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे वो यूपीएससी का हो, यूपीपीसीएस का हो, आरओ एआरओ का हो, यूपीपी का हो, कोई भी एग्ज़ाम जिसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोगों के जो हम सब स्टूडेंट होते हैं, हम लोगों के अंदर जो एक सबसे बड़ी जो है एक नकारात्मक चीज़ें होती हैं। कोई भी एग्ज़ाम होता है जो लंबे समय के लिए टल जाए, या फिर किसी भी एग्ज़ाम का जो डेट है अभी वो आया नहीं हो, या फिर कोई देश में या घर में या परिवार में या आसपास कोई बहुत बड़ा उत्सव, फंक्शन या त्यौहार चल रहा होता है, तो ऐसे सिचुएशन में होता क्या है मेरे भाई कि हम लोग जो है पढ़ाई से हम लोग कटने लगते हैं। धीरे धीरे चीज़ें हम लोग पढ़ते भी नहीं हैं, और जो भी चीज़ें हम लोग पहले पढ़े हुए होते हैं वो भी हमारे दिमाग से धीरे धीरे मिस कर जाती हैं और हम लोग बहुत पीछे छूट जाते हैं। इसी सिचुएशन को देखते हुए साथियों, आज हम लोग को जो भी एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, तो खास करके लिए आज हम लोग जो शुरू किए हैं फंक्शन, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा द्वारा आयोजित यूपीपीसीएस का जो एग्ज़ाम है उसी के लिए हमने एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है। यह प्रैक्टिस सेट मेरे भाई घटना चक्र की है। तो घटना चक्र की ये प्रैक्टिस सेट मेरे भाई, आप इसे जो अच्छे से अगर पढ़ेंगे, इसे इसी तरीके से पढ़ाया गया है। आपको बता दें कि घटना चक्र एक विश्वसनीय संस्था है। इसमें आप लोग देखेंगे, इसमें वही क्वेश्चन डाले जाते हैं जो विभिन्न आयोगों में पूछे गए हैं या फिर उन्होंने आगे एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। तो साथियों, बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। आप लोग इसे ज़रा सा भी मिस न करिए, वीडियो को पूरा देखिएगा। एक एक क्वेश्चन पर हमने बहुत बढ़िया से डिस्क्राइब किया है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने आप से पूछिएगा। पहले क्वेश्चन देखकर वीडियो को पॉज करके आप लोग थोड़ा सा देखिएगा कि हमें कितना आ रहा है। अपने आप को अंदाजिएगा, देखिएगा कि हम यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में कहाँ हैं, कितने पानी में हैं, हमारी क्या क्षमता है। तो अपने अपने क्षमता के हिसाब से आप लोग तैयारी करिए, क्योंकि चीज़ें आज ये अगर बहुत सारी चीज़ें मिस हो गई हैं तो आप लोग की जिम्मेदारी बनती है कि फिर से चीज़ें को हम लोग रिकॉल करें और एक बेहतरीन ढंग से हम लोग एक रणनीतिक तरीके से तैयारी करें। तो आने वाले समय में जो भी हमारा एग्ज़ाम है, किसी का भी, तो उसके लिए हम लोग एक बेहतर जो है रिजल्ट देखने को पा सकेंगे। तो साथियों चलिए, क्योंकि आपको बता दें कि हमारे पास संसाधन तो बहुत कम है। ये एक छोटा सा हमने स्क्रीन लगाया है आपसे बातचीत करने के लिए या कुछ चीज़ों को दिखाने के लिए, लेकिन जो भी चीज़ें हम पढ़ाते हैं हमारे पास संसाधन तो बहुत कम है। तो हमने अपने सीमित संसाधन के दम पर ही असीमित प्रयास किया है और एक पीडीएफ के माध्यम से आप सबको वो सारी चीज़ें, अच्छी से अच्छी चीज़ें बताने का प्रयास किया। तो सारी चीज़ें साथियों, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कराएंगे वो पीडीएफ स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से होगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, और हो सके साथियों हमारा आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो अपने अन्य साथियों को, जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हों, उनको भेजकर हमारे बारे में बताएं, हमारा सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए उनसे बोलें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। है हमारा पहला प्रश्न, हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न पर, देखते हैं क्या कह रहा है। पहला प्रश्न हमारा साथियों एसडीजीज आधारित है। क्या है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्यों यानी एसडीजीज के तहत वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है। तो हमें पता है साथियों, 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को, कुल 17 सतत विकास लक्ष्य हैं जिन्हें 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें ये आतंकवाद पर रोक नहीं है, बाकी सब हैं। यानी असमानताओं को कमी करना ये भी है, सतत विकास एवं समुदाय ये भी है, भूखमरी को ख़त्म करना ये भी है। ये तीनों हैं, लेकिन ये डी वाला नहीं है। तो कह रहा है कौन सा नहीं है, तो ये डी वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यही हमारा उत्तर होगा। आगे बढ़े हम लोग, आगे देख रहे हैं दूसरे में क्या कह रहा है। संयुक्त राष्ट्र का एजेंडा 2030। तो संयुक्त राष्ट्र का जो एजेंडा 2030 है, ये किससे संबंधित है? तो मेरे भाई इसी से संबंधित है, एसडीजीज से। यही वाला जो अभी मैंने बताया उसी से रिलेटेड ये भी प्रश्न है। एजेंडा अभी जो 17 सतत विकास लक्ष्य हैं 2030 तक इनको प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, इसी को नाम दिया गया है एजेंडा 2030। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सतत विकास लक्ष्य से। बहुत बढ़िया, हम लोग चलते हैं, देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न साथियों हमारा क्या कह रहा है। 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में जो 81वां गोल्डन अवार्ड हुआ, तो इसके संदर्भ में कुछ मतलब हमसे बातें पूछ रहा है और कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत सुमेलित है। तो साथियों देखिए, जो 81वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 से संबंधित है सर्वश्रेष्ठ निर्देशन, यानी सर्वश्रेष्ठ निर्देशन में किसे चुना गया? क्रिस्टोफर नोलन को।
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे चुना गया? लिली ग्लैडस्टोन को, ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है साथियों? ओपेनहाइमर। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इसी ओपेनहाइमर फिल्म के एक बर्फी टाइप का नाम है अभिनेता का, वही है, जो कि ये पहला वाला नहीं है। तो पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए यही नहीं है। इसमें ये जो दिया है ऑस्टिन बटलर, ये नाम इसमें नहीं है। तो इसमें जो हमारा उत्तर होगा, इसमें जो दिया है तीसरे वाले में, तो इसमें इनका नाम है किलियन मर्फी। तो के मर्फी टाइप का नाम है, के मर्फी नाम से है ये। ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, यानी यही गलत है। आगे हम लोग बढ़ें, चौथे वाले में देखते हैं क्या है। चौथे वाले में साथियों कह रहा है मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? तो मकड़ियों द्वारा जो उत्पादित रेशम होता है इसे साथियों गोशामर रेशम कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ें, पांचवें में देखते हैं क्या है। देखें, पांचवें में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है? साथियों एक तरफ विटामिन दिया है और दूसरी तरफ उसके कमी से होने वाले रोग दिया है। तो कौन सा गलत सुमेलित, मतलब सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत सुमेलित है, उसी को बताना है। तो देखो, कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से अस्थिर रुग्णता होता है, ये तो सही, लेकिन हमें गलत बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नियासिन की कमी से साथियों पेलाग्रा यानी चर्मग्राह रोग होता है, ये भी सही है। और ये क्या है? कोबालामीन, इसकी कमी से संघात्मिक रक्त अल्पता यानी खून की कमी वाला जो प्रॉब्लम है इससे होता है। ऑप्शन नंबर डी साथियों यही गलत है। जब ये तीन सही हो गए तो ऑटोमेटिक सी बात है ये डी वाला गलत होगा। राइबोफ्लेविन साथियों विटामिन B2 को कहा जाता है, विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लेविन है, और इसकी कमी से ये जो है बेरी रोग मतलब नहीं होता है। बेरी रोग जो होता है वो विटामिन 1, ये जो विटामिन B1 होता है जिसे थायमिन कहा जाता है, इसकी कमी से ये बेरी रोग होता है। राइबोफ्लेविन यानी B2 की कमी से नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सत्य है कि यही सुमेलित नहीं है। आगे बढ़े हम लोग, छठवें में देखते हैं। छठवें में साथियों क्या कह रहा है? वर्ष 2024 में मनाए गए महत्वपूर्ण दिवसों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दिवस पूछा, एक तरफ दिवस दिया है और दूसरी तरफ उसकी तिथि दी हुई है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो उसी को बताना है हमें। देखें, बहुत बढ़िया प्रश्न है हमारा। तो यहाँ पर साथियों सभी चीज़ें हमें याद नहीं रहती हैं, क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं है ज्ञान के भंडार हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें जो फेमस चीज़ें होती हैं उसी में गड़बड़ी करता है। तो यहाँ देखें, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस जो है 2 फरवरी को कर दिया। तो साथियों यह 2 फरवरी को नहीं होता है, 2 फरवरी को आप सबको पता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। तो इसका मतलब ये गलत दिया है, ऑप्शन नंबर सी ये गलत है, और बाकी सब सही है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को, राष्ट्रीय बालिका दिवस ये भी 24 जनवरी को मनाया जाता है, और 2 फरवरी को तो पता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है इसमें। तो साथियों गड़बड़ी यही किया है इसने। और ये जो यहाँ पर ये जो सीमा शुल्क वाला दिया है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, ये 26 जनवरी को मनाया जाता है। कहाँ? ये 26 जनवरी को। तो गलती यही किया था ऑप्शन नंबर सी में। आगे बढ़े हम लोग, सातवें में देखते हैं क्या है। सातवें में साथियों पूछ रहा है जैव विविधता का वर्गीकरण किसने किया था? तो हमें पता है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी का वर्गीकरण ये व्हिटेकर नाम के व्यक्ति ने किया था। इन्होंने जैव विविधता को 3 भागों में बांटा था, ये अल्फा, बीटा और गामा में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा व्हिटेकर। आगे देखें, 8वें में। 8वां साथियों कह रहा है अक्टूबर 2023 में क्रिस्टोफर लक्सन नाम के किस देश, मतलब क्रिस्टोफर लक्सन नाम है इनका व्यक्ति का, और ये किस देश के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं? तो साथियों ये न्यूजीलैंड, ये क्रिस्टोफर लक्सन जो है अक्टूबर 2023 में न्यूजीलैंड के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। तो ऑप्शन नंबर सी ये सत्य है हमारा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, 9वें में देखते हैं क्या है। मैचिंग वाला सवाल बहुत बढ़िया। देखें क्या आप कह रहा है इसमें। सूची 1 में दिया है कुछ रामसर स्थल दिए हैं, और सूची 2 में दिया है राज्य। कौन सा रामसर स्थल किस राज्य में है उसी को मिलाना है। इससे पहले मैं थोड़ा सा ये बड़ा कर दे रहा हूँ जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे, तो अब सही दिखाई देगा आपको।
तो हमें पता है ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, तो सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, लोग सोचेंगे उत्तर प्रदेश का है, लेकिन नहीं भाई, ये हरियाणा में है। तो ऑप्शन नंबर ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा से मिल जाएगा। हैदरपुर आर्द्रभूमि जो है ये उत्तर प्रदेश में है, ये इससे मिल जाएगा। खिजड़िया भाइयों ये गुजरात में है, और टसोकार आर्द्रभूमि ये लद्दाख में है। तो इस हिसाब से आप लोग देखेंगे कि हमारा कौन सा हो रहा है, ए वाला 2 पर गया और बी वाला 1 पर आया, सी 3 पर, डी 4 पर, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी ये सत्य है। बहुत बढ़िया प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न आपको मिलते हैं एग्जाम में और आप कंफ्यूज होकर गलत मैचिंग कराते हो। तो मैचिंग वाले सवाल बहुत अच्छे होते हैं हमारे लिए, क्योंकि वो आसानी से एलिमिनेशन विधि लगाकर हम लोग उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं। सितंबर 2023 में 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन, सितंबर 2023 में 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन एवं एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो साथियों यह बंगलुरु में आयोजित किया गया है 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन। ये बंगलुरु आपको पता है बहुत ही प्रतिष्ठित कर्नाटक का एक शहर है। आगे बढ़ें, 11 में देखें क्या कह रहा है। 11 में साथियों कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस यानी हरित गृह यानी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो यार ध्यान दीजिए साथियों, ये नहीं पर आप लोग ध्यान जरूर, तो आप आता हुआ क्वेश्चन आप गलत कर देंगे। ऐसे ही बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं जो नहीं दे देता है तो हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं जल्दबाजी में और गलत कर देते हैं। तो इसमें से हरित गृह गैसें यानी ग्रीन हाउस गैसेस कौन सा नहीं है तो उसे बताना है। तो CFC और मीथेन भी होती है, मीथेन और ओजोन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प भी होती है, लेकिन साथियों नाइट्रोजन और नाइट्रिक अम्ल जो होता है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस पता है आपको, ये वायुमंडल में जाकर टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करती हैं और वातावरण का तापमान बढ़ाकर ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती हैं, तो उन्हें ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यही ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आगे बढ़े हम लोग 12वें में, निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो स्त्रीलिंग हार्मोन आप सबको पता है साथियों, यहाँ पर जो ये तो थायरॉक्सिन, ये तो विटामिन है, हार्मोन है ही नहीं, आप पहले इसको एलिमिनेट कर दीजिए। टेस्टोस्टेरोन ये तो पुरुष हार्मोन है, मेल हार्मोन इन्हें कहा जाता है। जो जब बच्चे 15-15 साल के ऊपर क्रॉस करते हैं लड़के, तो उनमें ये मतलब पाया जाता है, जिससे उनकी दाढ़ी मूछें आवाज़ भारी होना ये सब हो जाता है। उसी प्रकार महिलाओं में ये एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन पाया जाता है। जैसे महिलाएं 15-16 साल क्रॉस करती हैं तो उनमें ये हो जाता है, तो इन्हीं को स्त्रीलिंग हार्मोन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यही हमारा उत्तर होगा। अब हम लोग चलते हैं 13वें में, बहुत बढ़िया प्रश्न, ये भी मैचिंग वाला है। देखते हैं कितना अच्छा सवाल है ये। मैचिंग वाले सवाल साथियों गलत नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए हम लोगों का। एक तरफ देखते हैं रेडियो समस्थानिक लिखा है और दूसरी तरफ निदान रोग, उसका मतलब कहाँ पर निदान किया जाता है, रेडियो किस रेडियो समस्थानिक का कहाँ पर उपयोग किया जाता है, इसके बारे में दिया है हमें। बहुत बढ़िया। तो इसमें जो फेमस चीज़ें हैं वो हम लोग पहले मिला लेते हैं, क्योंकि जो हमें सीधा सीधा आता है। कोबाल्ट 16 साथियों, कोबाल्ट 16 ये है, इसका कैंसर के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। ये तो B4 पे चला गया। ये सबको पता है आयोडीन 131 जो है ये थायराइड ग्रंथि की सक्रियता, यानी जिसको वो रोग हो जाता है, कंठ का रोग जो होता है गले में, तो उसके लिए ये प्रयोग किया जाता है इसमें। और ये तो 2 तो हमें कन्फर्म है, और हम लोग देखें 2 से हमारा काम बन रहा है। बी वाला 4 पे गया और ये सी वाला 1 पर आया, तो बी 4 पर सी 1 पर, तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा मिल रहा है। यस, यही उत्तर सही है। और ए वाला हमारा 4 पे चला आएगा, ये ए वाला और ए 4 पर होना चाहिए ना। तो यहाँ पर साथियों कुछ मिस्टेक है, बी वाला अच्छा हमारा सही है, यहाँ पर ये हो जाएगा। तो बी हमारा उत्तर सही है यहाँ पर। आगे हम लोग बढ़ें, 14 में देखते हैं क्या है। 14 में साथियों कह रहा है वर्ष 2023 में COP28 का आयोजन कहाँ किया गया? तो साथियों पता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 21 मतलब 28, जो 88वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ आयोजित हुआ, ये कहाँ पर हुआ? तो हमें पता है UAE दुबई में, ऑप्शन नंबर बी यहीं पर हुआ। और जो 29वां होगा साथियों, 29वां ये कहाँ पर हुआ है? ये कई भाई सवाल ये भी पूछ सकता है आपसे, ये 29वां कहाँ हुआ है? तो साथियों ये 29वां जो होगा यहाँ पर, ये इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ये 29वां
COP कहाँ पर आयोजित होने वाला है। आगे हम लोग देखते हैं अब 15वें में क्या है। देखिए 15 में पूछ रहा है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार न्यूनतम वन आवरण प्रतिशत वाले राज्यों का क्रम बताना है। जो न्यूनतम आवरण, जहाँ वन आवरण है उसके बारे में। तो साथियों न्यूनतम वन आवरण जो है सबसे ज़्यादा, सबसे कम हरियाणा में है, पंजाब में, उसके बाद राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा ये सत्य हो जाएगा, 15 का यही उत्तर होगा हमारा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। और आगे देखें हम लोग 16 में, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो एक गलत सुमेलित है, उसी को बताना है। कौन सा हमारा गलत सुमेलित है उसी को बता देना है। तो साथियों हमारा 16वां का जो है, देख रहे हैं यहाँ पर पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र, इसमें भोपाल दे दिया है साथियों। भोपाल नहीं होगा बल्कि ये कर्नाटक के बंगलुरु में है। कहाँ पर? बंगलुरु में। क्या? पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र। तो यही गलत है साथियों, इसका ये गलत है, हमें पता लग गया। तो इसका मतलब ये सब अपनी जगह पे सही है। भारतीय वन्य जीव संस्थान, भारतीय वानस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर, ये सब सही हैं तीनों। गलत ये है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े हम लोग 17 में, देखते हैं क्या है। वर्ष 2021-22 से 23-24 बजट अनुमान के मध्य किस वर्ष में सर्वाधिक राजकोषीय घाटा, पूछ रहा है किस वर्ष में सर्वाधिक राजकोषीय घाटा और वो भी GDP के प्रतिशत के रूप में दर्ज किया गया है। तो साथियों किस में सबसे ज़्यादा राजकोषीय घाटा होगा? सरकार का एक तरह से कुल घाटा के बारे में पूछ रहा है, ये किस वर्ष में हुआ। तो आपको पता है 21-22 में होगा। आप लोग थोड़ा सा अनुमान लगाएं, कोरोना से ये पीड़ित रहा है ये वर्ष, तो इसी में सबसे ज़्यादा राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है। तो ऑप्शन नंबर ए यही सत्य होगा। आगे बढ़े हम लोग 18 में, एक से बढ़कर एक प्रश्न है। आप लोग देखेंगे बहुत ही बढ़िया प्रश्न है सभी के सभी। बस आप लोग थोड़ा सा एक बार इसे अगर देख लेंगे तो आप कितना जो पढ़े हैं उसे अंदाज़ा लग जाएगा हमने क्या पढ़ा है और पूछा क्या जा रहा है। तो जो पूछता है उसी के ट्रेंड एनालिसिस पर ये सवाल बने हुए हैं। तो आप लोग इसे एक बार ज़रूर एनालिसिस करें। 18वां देखें, भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो साथियों यह बंगलुरु में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी, 18 का उत्तर हमारा बी हो जाएगा। और किसने किया है? आपके जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, वही यहाँ पर मतलब इसके उद्घाटन किए हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका उत्तर। 19 में देखते हैं, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया है? यानी जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण ये जो कानून है, अधिनियम है, किस वर्ष ये बनाया गया? तो साथियों यह 1900 जो है 88, 19वां का ये हमारा, सॉरी 88 नहीं 74 हो जाएगा। ये 1974 में बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा ये उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग देखते हैं 20 में, देखें 20 में क्या कह रहा है। नीचे साथियों एक कथन दिया है और एक कारण दिया है, इसी को पढ़कर हमें सही उत्तर को देना है। तो साथियों क्या है? पहला कह रहा है प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है। यस मेरे भाई, ये सिंचाई के एक प्रमुख साधन तालाब ही है। नहरें नहीं बनाई जा सकती वहाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ये पहाड़ी वगैरह ये सब क्षेत्र है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में अधिकांश नदियाँ मौसमी होती हैं। यस मेरे भाई, जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं वो अधिकांश मौसमी होती हैं। तो इसका एक कारण ये भी है। तो 20वां का हमारा उत्तर ये हो जाएगा कि कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण कथन का स्पष्टीकरण भी कर रहा है। आगे बढ़े हम लोग 21 वाले में, देखिए क्या कह रहा है। 21 वाला सवाल बहुत फेमस सवाल है, कई जगह ये पूछा गया है। ओपन सवाल इसे कहा जाता है। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो साथियों 1813 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन नंबर ए। इसी अधिनियम के तहत साथियों चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यही। आगे बढ़े हम लोग 22 में, देखिए साथियों बहुत बढ़िया सवाल ये पॉलिटी का।
कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा गलत सुमेलित है यहाँ पर, उसी को हमें बता देना है। तो साथियों पंचायत भाग 9 से संबंधित है, ओपन सवाल है, सबको पता है। नगर पालिकाएँ हैं 9A, इसे 9K हिंदी में कहा जाता है, 9A से संबंधित है, ये भी सही है, ये भी सही है। सहकारी समितियाँ भाग 9B यानी 9ख, ये भी सही है। और अधिकरण यहाँ पर दे दिया है साथियों भाग 10 में, ये गलत है। यहाँ पर ये जो 22वां का साथियों दिया है ना, यही गलत है और यही हमारा उत्तर होगा, क्योंकि अधिकरण ये जहाँ जो भाग 10 दे दिया है साथियों, ये भाग 10 नहीं होगा, ये गलत दे दिया है। तो अधिकरण यहाँ पर जो होना चाहिए भाग 10 जो है अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से संबंधित प्रावधान है इसमें, तो ये अधिकरण नहीं होगा। अधिकरण में साथियों भाग 14 क में है। अधिकरण के बारे में अगर पूछा जाए तो भाग 14A से संबंधित है। तो चले हम लोग अब 23 में साथियों यह क्वेश्चन आधा अगले पेज पर है, आधा इधर दिया है। सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है और उसी को बताना है। तो विश्व खाद्य दिवस यहाँ पर साथियों 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, ये आप जान लीजिए। अब हम चल रहे हैं अगले पेज पर, तो देखें अगला पेज यहाँ पर है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है, मैं पहले बताया। और विश्व महासागर दिवस ये इसको मनाया जाता है। तो C 4 पर होगा, D 3 पर, C 4 पर, D 3 पर। तो ऑप्शन नंबर A यहाँ पर हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, यही हमारा उत्तर होगा। A 2 पर, B 1, C 4 और D 3। चले हम लोग अगले प्रश्न पर। बहुत बढ़िया, देखते हैं 24वां में क्या कह रहा है। सभी प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है मेरे भाई, सिर्फ आपको एक बार एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि एकदम सेम टू सेम एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। आप लोगों ने देखा था किस तरह से सामान्य हिंदी जो RO का हुआ था, 1-2 क्वेश्चन छोड़कर बाकी 58-59 क्वेश्चन लगभग पूरा इसी घटना चक्र के 10 प्रैक्टिस से आए थे। देखें क्या है, राज्य खाद्य संरक्षण सूचकांक, राज्य खाद्य संरक्षा सूचकांक यानी स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स के संदर्भ में कुछ कथन दिए हैं, 2 कथन। इन्हीं कथनों को पढ़कर हमें सत्य कथन की पहचान करना है। बहुत बढ़िया सवाल साथियों, ऐसे ही सवाल ये आने की गारंटी दे सकता हूँ मैं, ऐसे ही सवाल आते हैं। देखें क्या है, राज्य खाद्य संरक्षा सूचकांक 2023-24 नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। मेरे भाई कितना आपके आंख में धूल झोंक रहा है, ये राज्य खाद्य संरक्षा सूचकांक जो होता है ये नीति आयोग नहीं साथियों, यह फसाई, आप लोग नाम सुने होंगे, फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो जिसे हम लोग फसाई बोलते हैं, ये इसके द्वारा जारी किया जाता है। बड़े राज्यों के श्रेणी में इस सूचकांक में केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ये बात सही है साथियों। केरल पहले नंबर पर, पंजाब और तमिलनाडु बड़े राज्यों में हैं। छोटे राज्यों की बात किया जाए तो गोवा, मणिपुर और सिक्किम है। अगर कुछ केंद्र शासित प्रदेशों की बात किया जाए, दिल्ली, फिर जम्मू कश्मीर, दिल्ली, फिर चंडीगढ़ है। तो एक ये गलत है, 2 वाला ये सत्य है कि बड़े राज्यों में केरल पहले नंबर पर है। तो ऑप्शन नंबर B हमारा ये उत्तर सत्य हो जाएगा। 25 में देखते हैं क्या कह रहा है 25वें साथियों। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान साथियों उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है। ये जो है कब बनाया, ये जो है ऐसे सवाल जो होते हैं, ये केंद्रीय वानिकी 1988 में इसे बनाया गया था और यह उत्तर प्रदेश के झांसी में है। ऑप्शन नंबर B 1988 में। आगे बढ़े हम लोग 26वें में देखते हैं। उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो हमें पता है 2018 में ODOP शुरू किया गया उत्तर प्रदेश में, ये एक जिला एक उत्पाद के रूप में, मतलब हर जिला उत्तर प्रदेश के 75 जिला से एक एक उत्पाद को चुनकर उसे विश्व प्रतिस्पर्धा योग्य बनाना है। तो यहाँ पर साथियों हमें दिया है जो बांदा में, आप लोग को तो याद तो होगा नहीं सर, आप लोग सोचेंगे सर हम लोग कैसे पकड़ेंगे, हमें सब थोड़ी नहीं याद रहता है। देखिए मैं पहले बताया इस टाइप के क्वेश्चन में जो फेमस चीज़ें होती हैं उसी में गड़बड़ी करता है। तो अलीगढ़ जो है ताला के लिए प्रसिद्ध है, तो अलीगढ़ में यहाँ चमड़ा दे दिया है, बल्कि चमड़े जो है वो आगरा के लिए प्रसिद्ध है, चमड़े के उत्पाद। तो यहाँ पर ये हो गया, अलीगढ़ में तो ताला पीतल के ताले वगैरह होते हैं
तो इसके लिए प्रसिद्ध है, तो यही गलत हो गया। जब ये गलत हो गया साथियों, तो इसका मतलब आप मान लीजिए ये तीनों अपनी जगह पे सत्य हैं। बांदा शजर पत्थर शिल्प, फर्रुखाबाद वस्त्र छपाई, मुरादाबाद धातु शिल्प। तो ऑप्शन नंबर डी में गड़बड़ी थी। आगे बढ़े हम लोग 27 में देखते हैं। 27 में क्या कह रहा है साथियों, उत्तर प्रदेश विधानमंडल के संदर्भ में कुछ कथन दिया गया है, उसी कथन को पढ़कर हमें सही उत्तर दे देना है। तो देखिए मेरे भाई, बहुत बढ़िया प्रश्न। क्या कह रहा है इसमें, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 403 है। बहुत बढ़िया, यस बिल्कुल सही, 403 है। दूसरा में कह रहा है उत्तर प्रदेश विधान परिषद में, ये विधानसभा की बात किया है, और विधान परिषद में कह रहा है कुल सीटों की संख्या 108 है। मेरे भाई ये गलत है। विधान परिषद में उत्तर प्रदेश के कुल 100 सीटें हैं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए भारत के कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। और फिलहाल ये दूसरा वाला तो गलत हो गया, केवल यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सत्य है। 28 पे चलते हैं अब। देखिए 28 में क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कई बार एग्जाम में ये साथियों पूछा गया है, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। अंतरराज्य परिषद अनुच्छेद 263 से संबंधित है। यस सही बात है, लेकिन हमें गलत बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो वित्त आयोग सबको पता है 280, ये भी अपनी जगह पे। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, साथियों यही गलती है ऑप्शन नंबर सी में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 228 नहीं बल्कि 238 में है, तो गलती यहाँ किया है। और संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में है, तो ये भी सही है अपनी जगह पे। गलती यहाँ थी, क्यों थी मैंने बता दिया, 338 जगह 28 लिख दिया है। आगे बढ़े हम लोग 29 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, प्रियम्बल में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है। तो आप लोग स्वतंत्रता का जब प्रस्तावना को जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर आएगा कि वहाँ पर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। तो जिसमें ये आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं किया है, तो ऑप्शन नंबर यही हमारा सत्य है। जबकि विचार की स्वतंत्रता, उस विचार को प्रकट करने यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। इसमें आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। आगे बढ़ें 30 में। उत्तर प्रदेश की जनजातियों और उसके जिलों के निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ उत्तर प्रदेश का जो है जनजाति दिया गया है और दूसरी तरफ उससे जिला दिया गया है, तो कौन सा मिस मैच है, गलत मैचिंग किया है, उसी को हमें बताना है 30 वाले सवाल में। बहुत बढ़िया साथियों, देखें ये जो पटारी है, पटारी साथियों यहाँ पर जो दिया है ये सोनभद्र में है, बिल्कुल सही है, तो सही बात है। ये जो खरवार है साथियों, यह जो है उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में पाए जाते हैं, जैसे गाजीपुर, वाराणसी और कुछ सोनभद्र में पाए जाते हैं। तो यहाँ ललितपुर दे दिया है, यही गलत किया है। ऑप्शन नंबर बी में गड़बड़ी है। ये जो पंखा नाम का पंखा दिया है ये तो मिर्ज़ापुर में है, बैगा सोनभद्र में है। ये सब अपनी जगह पे सत्य हैं। ऑप्शन नंबर बी गड़बड़ी है। ये उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल वाले जो ज़िले हैं ज़्यादातर वहाँ पाए जाते हैं। आगे बढ़े हम लोग 31 में। हाल ही में किस एशियाई देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा की है। तो साथियों में पता है चीन जो है एक मतलब कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए अपने चीन के जो महासागर है वहाँ से होते हुए अफ्रीका, यूरोप को जोड़ना चाह रहा है। ये विश्व कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के जो 2013 में ये शुरुआत किया गया था। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में कई देश शामिल हैं, जहाँ से साथियों ये फिलीपींस, ऑप्शन नंबर बी, ये जो है ये बाहर होने की घोषणा किया है। इसके होने से फिलीपींस ने, फिलीपींस के पहले साथियों एक जो इटली जो है BRI से बाहर होने का घोषणा किया था, लेकिन यह हाल ही में पूछा है तो हाल ही में यह फिलीपींस बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े हम लोग 32 में। तो देखें 32 में योजनाओं से सवाल है, बहुत बढ़िया। योजना इधर दिया है, दूसरी तरफ संबंधित राज्य। तो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना कहाँ है, राजस्थान में चला था। ये तो सही है, ये तो सही है अपने स्थान पर। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना कहाँ है, मध्य प्रदेश में।
सही बात है, लेकिन हमें गलत बताना है कौन सा मिसमैच है। भगवान बिरसा मुंडा जोड़स्ते योजना, ये झारखंड दे दिया है, तो सोचा कि सब लोग सही लगा देंगे क्योंकि बिरसा मुंडा झारखंड से रिलेटेड हैं, तो यही गड़बड़ी किया है साथियों। ये महाराष्ट्र की सरकार की योजना है। महाराष्ट्र सरकार ने जो जनजाति योजनाएं, मतलब जो जनजाति 17 जनजाति क्षेत्रों को जोड़ने का, सड़क से जोड़ने का एक जो योजना है, भगवान बिरसा मुंडा जोड़स्ते योजना, तो ये महाराष्ट्र की है, ये झारखंड की नहीं है, तो यही गलत है। और नंद बाबा दूध मिशन योजना उत्तर प्रदेश की ही है, तो ऑप्शन नंबर सी में गड़बड़ी था। आगे बढ़े हम लोग 33 में देखते हैं क्या है। नीति आयोग द्वारा जारी 2023 जुलाई में राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक यानी नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एक प्रगति समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 से 19-21 के मध्य बहुआयामी निर्धनता से मुक्त हुए लोगों की संख्या के संदर्भ में देश में सभी राज्यों में शीर्ष पर कौन है। तो हमें पता है उत्तर प्रदेश ही ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशनल गरीबी से बाहर निकले हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज़्यादा है, स्वाभाविक सी बात है यहाँ ज़्यादा निकले भी होंगे, यही बात आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। तो ऑप्शन नंबर बी ये सत्य हो जाएगा हमारा, 33वां का ये हमारा सत्य है। इसके बाद कितने गरीबी से निकले हैं साथियों? 43 लाख 3.43 करोड़ लोग। इसके बाद साथियों बिहार है दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। आगे बढ़ें 40 में देखते हैं क्या है। 33 हो गया। 34 में साथियों क्या है? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किस एक में नगर निगम नहीं है? तो साथियों बहुत बढ़िया सवाल। उत्तर प्रदेश में कुल 75 ज़िले हैं, 75 ज़िलों में केवल 17 ज़िलों में नगर निगम है और उन 17 ज़िलों में झांसी, अयोध्या, फिरोजाबाद है, जौनपुर नहीं है, जो कि मेरा ज़िला भी है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। यहाँ नगर पालिका है, नगर निगम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ें 35 वाले में देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कथन कौन सा सही कथन है इसी को बताना है और जो गलत है उसे नहीं बताना है, सही कथन को बताना है। तो देखें पहला पढ़ेंगे, डूरंड भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। मेरे भाई गलत। डूरंड जो होता है वो भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा निर्धारित है। तो ये पहला वाला जो है ये तो हमारा गलत हो गया। अब हम जल्दी क्वेश्चन करना चाहें तो जिसमें जिसमें एक होगा उसे हम काट दें। इसमें एक है ये नहीं हो सकता, इसमें एक है ये नहीं हो सकता। दूसरा कह रहा है रेडक्लिफ रेखा। अब हमें पता है कि हमारा इन्हीं दोनों में कोई उत्तर है। तो रेडक्लिफ रेखा भारत और अफगानिस्तान को अलग करती है। मैंने पहले बताया डूरंड अफगानिस्तान को अलग करती है और रेडक्लिफ जो होता है वो पाकिस्तान को अलग करती है, भारत पाकिस्तान को। तो जिसमें दो होगा वो भी गलत, ये भी गलत हो गया। तो ये दो है ये भी गलत। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो होगा वही हमारा उत्तर सत्य होगा। मैकमोहन जो रेखा है वो भारत और चीन को अलग करती है, यही सत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी तीसरा कथन हमारा सत्य है। आगे बढ़ें 36 में। 36 में साथियों बहुत बढ़िया सवाल है। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, यह कहाँ है? तो साथियों हमें पता है समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के बीच हैं, जिनमें कुल 5 अनुच्छेद दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी यही हमारा उत्तर होगा। आगे बढ़ें 37 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी महानदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो महानदी बेसिन में साथियों पूछ रहे कौन उसका हिस्सा नहीं है महानदी बेसिन का। तो हमें पता है महानदी का जो छत्तीसगढ़ राज्य से ये धमतरी ज़िले में एक सिहवा नामक पहाड़ी वहीं से इसका उद्गम होता है और ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश राज्यों में विस्तृत है। तो साथियों यहाँ ये जालांगी नदी है, यह गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है जो कि महानदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। तो महानदी बेसिन में जोंक आ जाएगा, हसदेव, तेल, ये तीनों आएंगे, लेकिन डी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर होगा। आगे बढ़ें 38 में। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, 2 कथन। इन्हीं कथनों को पढ़कर हमें सत्य कथन को बताना है। तो साथियों देखें यहाँ पहला कथन कह रहा है कि यह सूचकांक जर्मन वॉच एवं 2 अन्य संस्थाओं के कंसोर्टिव द्वारा जारी किए गए हैं। यस, सही है यह। इस सूचकांक में भारत को 7वां स्थान प्राप्त हुआ। यस मेरे भाई एक चीज़ और जान लीजिए, दोनों के दोनों कथन सत्य हैं, लेकिन ये जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में
प्रथम 3 स्थान पर कोई नहीं है, इतना जान लीजिएगा। तो तीसरे स्थान पर कोई नहीं है और भारत को यहाँ 7वां स्थान मिला है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा उत्तर सत्य होगा। आगे बढ़ें। 39, फसल और उसके शीर्ष उत्पादक राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा मिसमैच है, गलत सुमेलित, उसी को बताना है। तो साथियों यहाँ पर देख रहे हैं उत्तर प्रदेश मूंगफली लिख दिया है। तो उत्तर प्रदेश में मूंगफली कहाँ से शीर्ष उत्पादक है, आलू है, गेहूं है, ये है, तो ये गलत दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत होगा और बाकी ये सब अपनी जगह पे सत्य हैं। आगे बढ़े हम लोग 40 में। बढ़िया सवाल। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार कौन से 3 राज्य भारत में लौह अयस्क के क्रमशः शीर्ष उत्पादक राज्य हैं। तो साथियों लौह अयस्क के बारे में पूछ रहा है यहाँ पर, कौन सा लौह अयस्क के शीर्ष उत्पादक राज्य हैं। तो पहले नंबर पर ओडिशा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी हमारा सत्य है उत्तर। आगे बढ़ें लौह उत्पादन के मामले में। 41 में क्या कहा है साथियों, ये मैचिंग वाला सवाल, बहुत बढ़िया। तो एक तरफ हमें यहाँ पर दिया है, थोड़ा सा हम इधर करते हैं, एक तरफ यहाँ हमें दे दिया है जलप्रपात, दूसरी तरफ नदी। तो कौन सी जलप्रपात किस नदी पर है उसे हमें मिला देना है। तो यहाँ पर हमें देख रहे हैं साथियों, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है यहाँ कपिल धारा। कपिल धारा किस नदी पर है, 40वां में से पूछ रहा है कपिल धारा किस नदी पर होगा। तो साथियों कपिल धारा नर्मदा मध्य प्रदेश में बहती है, वहीं ये कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर बनी हुई है। तो ये तीसरे पर चला जाएगा। अमृत धारा साथियों यह है हसदेव नदी पर है, हसदेव नदी पर। हसदेव नदी कहाँ है साथियों, यह छत्तीसगढ़ में है। गौतम धारा जलप्रपात कहाँ है, गौतम धारा जलप्रपात साथियों यह झारखंड के रांची में है, राढ़ू नदी पर। और बचा हमारा एक चित्रकूट किस नदी पर होगा, तो ये इंद्रावती नदी पर। इस हिसाब से हमारा कौन सा उत्तर बन रहा है, ए वाला 3 पर, बी वाला 1 पर। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा बन रहा है, सी 4 पे, डी 2 पे। तो ये ए हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ें 42 में। देखें एक तरफ से अभ्यास दिया है और दूसरी तरफ देश दिया है। तो कौन सा मिसमैच है, गलत मैचिंग है, उसी को हमें टिक करना है 4 दिए हुए ऑप्शन में। तो मित्र शक्ति साथियों भारत और नेपाल दे दिया है यहाँ पर, ये 42वां में। तो यहाँ पर ये होगा, ये तो गलत दे दिया है। यही मित्र शक्ति जो है ये भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ था ये अभ्यास, तो नेपाल नहीं होगा, यहाँ श्रीलंका हो जाएगा। तो 42वें में यही साथियों हमारा ये गलत हो गया, भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ था। कहाँ हुआ था, ये महाराष्ट्र में हुआ था, महाराष्ट्र में, ये श्रीलंका में। तो यही गलत था, बाकी सब अपनी जगह पर सही है। बोंगासोर 2023 भारत और बांग्लादेश के मध्य, हरिमऊ शक्ति भारत और मलेशिया, सिम्बेक्स 2030 भारत और सिंगापुर, ये सब सही हैं, गलत यही था। आगे बढ़ा जाए अब। और ये थल सेना का ये युद्धाभ्यास था, याद कीजिएगा, मित्र शक्ति भारत श्रीलंका के मध्य महाराष्ट्र में हुआ और ये थल सेना का अभ्यास था। आगे बढ़ें 43 में। देखें क्या है इसमें, संघीय बजट 2023-24 के कुल व्यय के हिस्से के संदर्भ में। बहुत बढ़िया सवाल साथियों, ऐसे सवाल बहुत सरल होते हैं लेकिन बच्चे देखकर ऐसे घबरा जाते हैं, उनको समझ में आता है कि ये पता नहीं क्या पूछ लिया, लेकिन आप समझने का प्रयास करिए ऐसे सवाल हल कैसे किए जाते हैं। संघीय बजट 2023-24 में कुल व्यय के हिस्से के संदर्भ में सूची 1-2 को मिलाना है हमें। तो साथियों हमें देखें, हमें सूची 1 और 2 को मिलाना है यहाँ पर। तो कैसे हम लोग मिलाएंगे, इसका जो मिलाने वाला जो है उसमें वो अगले पेज पर है, तो यहाँ पर केवल डाटा हमारे सामने है। तो देखें ब्याज अदायगी यहाँ पर एक दिया है, तो हमें कैसे मिलाना है, जो हमें सबसे अच्छे से आता हो उसी को हम पहले मिला लें। तो यहाँ पर इसी को हमें मिला देना है। ब्याज अदायगी पहले में दिया है, करों का शुल्क और राज्यों का हिस्सा, केंद्र क्षेत्र में योजनाएं, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं। तो एक चीज़ हमें पता है, जो भारत का पैसा खर्च होता है, व्यय के बारे में पूछा है ना, तो सबसे ज़्यादा व्यय जो होता है, पैसा जो होता है वो ब्याज देने में चला जाता है, ब्याज चुकाने में, क्योंकि जो सरकार की प्राप्ति होती है वो उधारी में सबसे ज़्यादा होती है, तो उसका जो खर्च होगा वो भी ब्याज अदायगी में सबसे ज़्यादा होगा। तो इसीलिए यहाँ पर ब्याज अदायगी वाला साथियों मैटर जो है यह सबसे अधिक यानी 20% पे चला जाएगा।
करों और शुल्क में राज्यों का हिस्सा जो है ये 18 पे चला आएगा साथियों, ये जो है 18 पे चला आएगा, ये दूसरे नंबर पर होगा। और ये जो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं यह 17 पे चला आएगा, और ये यहाँ पर जो और है केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं हैं यह 9 पे, यह 9 पे चला आएगा। तो इस हिसाब से आप लोग अपना ऑप्शन में देख लीजिएगा हमारा कौन होगा। तो यही है 1 2 B 1। तो देखते हैं हम अगले पर क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा उत्तर। आगे बढ़ा जाए 44 में। 44 में देखते हैं क्या है। ये भी मैचिंग वाला सवाल है साथियों, थोड़ा सा बड़ा है तो हम लोग इसे थोड़ा सा पहले सेट कर लेते हैं जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे। तो एक तरफ साथियों हमारा विषय दिया है कुछ विषय, और वह विषय किस अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है इसके बारे में हमें दिया है। तो साथियों हमें देखें, सबसे पहले जो हमें अच्छे से आता हो हम उसको मिला लेते हैं बढ़िया से। तो यहाँ पर एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं, राज्य की लोक सेवाओं और न्यायपालिका को पृथक, मतलब लोक सेवाओं को न्यायपालिका से कार्यपालिका से पृथक है। तो हमें पता है अनुच्छेद जो 50 में जो दिया है मैटर, वो दिया है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग होने की बात किया है। तो ये डी वाला हम मिला देंगे साथियों, ये अनुच्छेद 50 पर, ये हमारा हो गया। तो हमारा डी 3 पर होना चाहिए। तो देख रहे हैं केवल एक ही में बी वाले में डी 3 पर है, तो याद लाएगा अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर को बढ़ाना, और बी वाला हमारा 4 पे चलाएगा प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, अनुच्छेद 51। और बचा है हमारा एक ज्ञानार्जन वाला, ये तो इस पे चलाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग एलिमिनेट कर लिए, क्योंकि मैंने पहला कंफर्म था उसी के आधार पर उत्तर को एलिमिनेट करके लगा दिया। तो ऐसे आप लोग भी करिएगा, वहाँ ज्ञान दिखाने के चक्कर में ज़्यादा ना पड़िएगा, अपना समय बचाइएगा, क्योंकि वो समय कहीं और भी लगा सकते हैं। आगे देखें 45 में। यहाँ कह रहा है साथियों 20वां एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो 20वां एशियाई खेल 2026 का जो होने वाला है वह कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो मतलब ये हुआ तो 19वां तो अभी हाल ही में हुआ, 19वां की बात अगर कहता अभी 19वां एशियाई खेल जो हाल ही में हुआ वो चीन में हुआ, ऐसा पूछ भी सकता है। ये सवाल बनता है 2023 का। और 2026 में जो ये 20वां होगा, 20वां कब होगा 2026 में, तो ये कहाँ होगा साथियों, जापान के नगोया जिले में, आइची नगोया। तो ये जापान कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होगा। आगे बढ़ें 46। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित, यानी संविधान की व्याख्या जब की जाती है, जैसे कोई बड़े मुद्दे पर जब चर्चा की जाती है, बैठक हो जाती है, उसकी पैनल बैठती है, तो उस मामले में सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या यानी जजों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो कोई भी पैनल बैठती है साथियों किसी भी मुद्दे, बड़े मुद्दे पर डिस्कशन के लिए, यानी संविधान की निर्वचन या व्याख्या के लिए, तो उसमें कम से कम जो है 5 जजों की बैठक होनी चाहिए, 5 से कम नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। 47, 46 हो गया, 47 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किनका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में था। तो हमें पता है साथियों, सिंपल सा सवाल, होम रूल लीग जो होता है 1916 में शुरू किया गया बाल गंगाधर और एनी बेसेंट के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सत्य है। आगे बढ़ें 48 में कह रहा है कौन सा स्वराज पार्टी संबंधित नहीं है। तो हमें पता है जब असहयोग आंदोलन के दौरान जब हिंसा हुई, चौरी चौरा कांड जब हो गया, तो गांधी जी ने वापस ले लिया अपना आंदोलन। तो उसी से नाराज होकर मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने एक पार्टी बनाई, जिस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी 1923 में। तो 1923 में स्वराज पार्टी बनाने में मोतीलाल और सीआर दास थे। तो इसमें ये 2 लोग नहीं थे। पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो 2 4 नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। यहाँ ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा है। आगे बढ़ें 49। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत सुमेलित है, इसे बताना है हमें। कौन सा गलत सुमेलित है 49वें वाले में। तो देखें अलवणीकरण, समुद्री जल में लवण होता है, उसको पीने योग्य बनाने के लिए उसे अलवणीकरण करना पड़ेगा, ये तो सही है। प्रतिलोम परासरण, इसी को हम लोग आरओ कहते हैं, उसी का ये पूरा फुल फॉर्म हिंदी वर्जन है, तो ये भी सही है अपनी जगह पे। विकृतीकरण प्रोटीन में है, और पाश्चुरीकरण साथियों यहाँ चाय दे दिया है, यही गलत होगा। पाश्चुरीकरण साथियों दूध के मतलब उसके संरक्षण में किया जाता है, दूध को ज़्यादा समय तक सुरक्षित रखने के लिए दूध का पाश्चुरीकरण किया जाता है, बल्कि चाय का नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी यही हमारा सत्य है। आगे बढ़े हम लोग 50वें में।
देखिए यहाँ भी एक मैचिंग से रिलेटेड सवाल है, बहुत बढ़िया। क्या कह रहा है, सूची 1 सूची 2, वॉशिंग सोडा। तो हम लोग इस चीज़ को 11th में भी पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा हम लोगों के टीचर पढ़ाए होंगे इसको। वॉशिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है साथियों, यहाँ पर कुछ केमिकल्स हैं और यहाँ पर उसके कुछ रासायनिक नाम है। तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम हमें पता है, यहाँ पर क्या, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट है। कास्टिक सोडा यानी जो खाने वाला सोडा है वह सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हो जाता है, और नीला थोथा सल्फेट हो जाएगा, और ये हाइपो सोडियम थायोसल्फेट हो जाएगा। तो इस हिसाब से A4 पर हमारा आया, B1 पर, A4 पर, B1 पर, C2 पर और D3, तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, उत्तर ये होगा। बहुत बढ़िया। आगे देखें हम लोग 51 में, देखें क्या है, आधा क्वेश्चन इधर है, आधा अगले पेज पर है। क्या कह रहा है, कथन दिया है, कारण दिया है। महात्मा गांधी कथन में कह रहा है, कथन इसको पढ़कर हमें सही उत्तर देना है। तो कथन में कह रहा है, महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। यस, पहले में नहीं गए, तीसरे में नहीं गए, दूसरे में गांधी ने ही कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व बनकर गए थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, राउंड गोल टेबल। तो ऑप्शन नंबर ये जो कथन है ये तो सही है। दूसरा कह रहा है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना निहित था, अंतर्निहित। तो ये कहाँ से, ये तो गलत है, आपकी आंखों में धूल झोंक रहा है, ये गलत है। इसमें जो है वो गांधी जी और इरविन के मध्य जो समझौता हुआ था, इसी को दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना, पूना पैक्ट नहीं, पूना पैक्ट तो गांधी जी अंबेडकर के मध्य जो समझौता हुआ उसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता था। गांधी जी और इरविन के मध्य जो समझौता हुआ इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता था। तो इसी दिल्ली पैक्ट में ही, यानी गांधी इरविन समझौते में ही यह तय था, यह साइमन कमीशन की रिपोर्ट में नहीं था। तो ये आर गलत हो जाएगा। तो हमारा उत्तर देखें अगले पेज पर कहाँ है, यहाँ है। तो ए सही है, आर गलत है, सी हमारा उत्तर होगा। आगे देखें 52 में, इसमें साथियों कह रहा है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। सिंपल सा सवाल, बिल्कुल वन लाइनर, ये JB कृपलानी। आगे बढ़ें 53 में, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के विजेता लेखक जॉर्जी गोस्पोदिनोव। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के विजेता कौन है, वो लेखक हैं जिनका नाम है जॉर्जी गोस्पोदिनोव। ये किस देश के हैं साथियों, बुल्गारिया के, ऑप्शन नंबर सी। करंट अफेयर सवाल बहुत अच्छा। आगे देखें 54 में कराए, चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। तो साथियों यहाँ पर आप लोग को कन्फ्यूजन करने, जब आपको पूछे इसरो के अध्यक्ष कौन है, इसरो को डायरेक्टर, तो आप लोग बताएंगे सोमनाथ। तो चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के बारे में पूछा है, तो प्रोजेक्ट डायरेक्ट में पी से प्रोजेक्ट, पी से पी वीरामुथुलेव। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं चंद्रयान 3 के। अगर पूछे आपको चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर कौन है, तो एम से मिशन, एम से मोहन कुमार। तो ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं तो पी वीरामुथुलेव, सी उत्तर होगा। आगे देखें 55 में, मैचिंग का सवाल है साथियों, बहुत बढ़िया। देखें क्या है इसमें, सूची 1 में कुछ घटनाओं के नाम दिया गया है और सूची 2 में उसका अंजाम क्या हुआ वो दिया है। तो हमें पता है कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ ये एक्स-ला-शैपेल संधि के तहत इसका अंत हुआ। तो ऑप्शन नंबर ये चौथे पे चला आएगा ये वाला, तो A4 पे होना चाहिए। देख रहे हैं हमारा एक ही से उत्तर मिल गया, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा। और बी हमें पता है जो कर्नाटक का तृतीय युद्ध हुआ था ये पेरिस के संधि के तहत अंत हुआ था, ये पेरिस के संधि के तहत। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था साथियों, यह जो है इसमें अनिर्णायक है, यानी कोई न हारा न जीता था, इसका कोई अंजाम नहीं निकला। और प्रथम मैसूर युद्ध में साथियों ब्रिटिश की हार हुई थी, और जो वो तो टीपू के पिता जो हैदर अली था वो जीत गया था। तो हमारा सी उत्तर होगा। आगे बढ़ें 56 में, मुद्रास्फीति की स्थिति में। तो यहाँ साथियों बहुत लाजवाब सवाल है, ये घुमाने वाला सवाल है, आता हुआ क्वेश्चन ऐसे बहुत लोग गलत करेंगे। मुद्रास्फीति की स्थिति में, यानी मुद्रास्फीति की स्थिति मतलब महंगाई की स्थिति में, निम्नलिखित में से कौन सा हानि की स्थिति में रहेगा। तो साथियों जब महंगाई बढ़ गई तब आप किसी से उधार लेने जाओगे तो कहेगा भैया महंगाई बढ़ गई है, हम आपको ज़्यादा ब्याज पर उधार देंगे। तो यानी इसमें जो लेने वाला है पैसा उसको नुकसान होगा। तो कह रहा है कि मुद्रास्फीति की स्थिति में कौन हानि की स्थिति में होता है, तो लेनदार होगा मेरे भैया, जो पैसा लेगा। पहले से जब
मुद्रास्फीति नहीं है, उसके बाद पैसा ले लेगा आदमी लेनदार, उसके बाद महंगाई आ जाएगी, क्योंकि आप पहले पैसा ले जाओगे, महंगाई नहीं रहेगी तो कम ब्याज पर देगा। फिर जब महंगाई बढ़ जाएगी तो ब्याज तो उतने होगा, तो पैसा देने वाले को घाटा हो जाएगा। लेकिन जब महंगाई बढ़ गई है उस स्थिति में ये लेने वाले को घाटा होगा। तो यही इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ें 57 में, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो यह वाराणसी में किया गया है। यहाँ ऐसा ध्यान केंद्र है साथियों, 20,000 लोग एक साथ बैठकर यहाँ ध्यान योग कर सकते हैं, ऐसा ये बनाया गया है वाराणसी में। साथियों ये जो है ना, इसका नाम रखा गया है विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र, इसका नाम स्वरवेद रखा गया है। स्वरवेद मंदिर। ये मंदिर नहीं है, एक ध्यान योग्य है, फिर भी इसका नाम मंदिर ही रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए में। 58 में देख लेते हैं, देखें क्या है 58 में। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार प्रतीत होता है, तो उसका भार अनचेंज यानी अपरिवर्तित रहता है। ये लिफ्ट उफ्ट में नहीं है कि थोड़ा घटता बढ़ता होगा, ये नॉर्मल कंडीशन में पूछा है। आगे देखें, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का प्रयोग किया जाता है। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो साथियों पहले इसका मतलब समझ लीजिए। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि यूनी डायरेक्शनल कम्युनिकेशन, जैसे एक ही तरह से, जैसे रेडियो हो गया, टीवी हो गया, वो सूचना केवल आदान हो सकती है, प्रदान नहीं हो सकती। तो इसीलिए यह रेडियो, टेलीविज़न ये सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन है। और डुप्लेक्स कम्युनिकेशन की बात किया जाए तो मोबाइल फ़ोन आप में आ जाएंगे, लेकिन यहाँ डुप्लेक्स नहीं सिंप्लेक्स पूछा है, तो आपका उत्तर डी होगा। आगे देखें 60 में, देखें इसमें क्या है। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक, मतलब ये 4 कथन दिए गए हैं और कहाँ पर सही सुमेलित है उसी को हमें बताना है, जो सही सुमेलित है उसमें। तो सही सुमेलित वाले में साथियों हमें बताना है। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, तो साथियों यह तमिलनाडु में है, दिल्ली में नहीं है, तो ये गलत हो गया, ये तमिलनाडु में है। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, यह कोलकाता में है, हैदराबाद में नहीं है, यह कोलकाता में है। तो भारी जल बोर्ड, ये भारी जल बोर्ड साथियों मुंबई के महाराष्ट्र में है, अहमदाबाद में नहीं। और बाकी ये तीनों जब गलत थे तो इंडिया रेयर अर्थ्स मुंबई में है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर यही सत्य है, बाकी तीनों गलत थे। 61 देखें, 61 में क्या है, थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर दें, मैचिंग वाली सवाल है। तो देखें यहाँ पर विद्रोह दिया है और वर्ष, कौन सा विद्रोह किस वर्ष में हुआ है इसे मैच कराना है। तो साथियों में पता है अहोम विद्रोह 1828 में हुआ था, ये चलाएगा इस पर। कोल विद्रोह 1831-32 के बीच हुआ था, ये चलाएगा 4 पे। संथाल विद्रोह 1855-56 के मध्य हुआ था। और एक आएगा मोपला विद्रोह जो 2023 के पीसीएस में भी पूछा था, ये 1921 में आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पर उत्तर क्या होगा, कैसे? ए वाला 2 पर, बी वाला 4 पे, सी वाला 1 पे और डी 4 पे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ें 62 में। 62 में साथियों क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया सवाल। कौन सा कथन सही है? तो पार्थिव ग्रहों की श्रेणी में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आते हैं। यस, जो शुरू के 4 ग्रह हैं वो पार्थिव ग्रह कहलाते हैं, तो ये तो बात सही है। गैसी जोवियन ग्रहों की श्रेणी में, यानी गैसी या जोवियन ग्रहों की श्रेणी में उसके बाद 4 ग्रह आते हैं, बृहस्पति, अरुण, शनि, वरुण, ये भी सही है। सौरमंडल में सभी ग्रहों में बृहस्पति का घनत्व सर्वाधिक है। नहीं मेरे भाई, बृहस्पति का नहीं, ये पृथ्वी का घनत्व सबसे ज़्यादा है, 5.5 के कुछ है, तो ये गलत हो गया। सौरमंडल में सभी ग्रहों में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण सर्वाधिक है, नहीं ये उल्टा है, बृहस्पति का सबसे ज़्यादा है गुरुत्वाकर्षण, तो ये भी गलत हो गया। तो यानी हमारा 1 और 2 केवल सत्य होगा 62 का। तो उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी वाला। 63 में देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही युग्म नहीं है? तो पता है जैसे ये पृथ्वी हो गई और ये विषुवत रेखा 0 डिग्री पे, तो ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध।
यही कह रहा है उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो उत्तरी गोलार्ध में साथियों 21 जून को ग्रीष्म अयनांत होता है और शीत अयनांत जो होता है 22 नवंबर दे दिया है, गलत, ये 22 सितंबर को होता है, सितंबर, तो यही गलत है, तो यही हमारा गलत सुमेलित है। तो उत्तर हमारा यही हो जाएगा और बाकी सब अपनी जगह पे सही है। वसंत ऋतु, वसंत विषुव 21 मार्च, शरद विषुव ये 22 सितंबर। बहुत बढ़िया। आगे चलते हम लोग 64 में। देखें 64 में क्या कह रहा है, ये भी, इसमें भी मैचिंग वाले सवाल हैं। तो हमें कैसे मैच कराना है सॉरी, तो सूची 1 सूची 2 में, तो यहाँ पर देखें साथियों हम लोग बारदोली सत्याग्रह, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इससे रिलेटेड हैं, ये 2 पे चला आएगा, ये यहाँ पर ये हो जाएगा। तो ए हमारा 2 पे होना चाहिए, तो हमारा केवल ऑप्शन बी में ही ए पर 2 है, ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर हो जाएगा। हमें एक ही पता है, वो भी कंफर्म पता है, बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड है। इसी में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी महिलाओं ने। और बी का हो जाएगा 4 पे चला आएगा, भारतीय किसान संस्थान एनजी रंगा से संबंधित है, बंगाल प्रजा पार्टी फजलुल हक और बाकाष्ट संघर्ष ये बिहार में स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। तो यही होगा हमारा उत्तर बी हो जाएगा। आगे बढ़ें 65 में। 65 में साथियों क्या कह रहा है, देखें हम लोग कालक्रम के घटनाओं को विचार करना है और इन्हें कालक्रम घटनाओं पर हमें विचार करके इन्हें कालक्रम में सजाना है। तो साथियों हमें सबका पहले डेट मालूम होनी चाहिए, अगर डेट नहीं मालूम है तो हम लोग गलत कर देंगे यहाँ पर। तो साथियों हमें पता है अगस्त प्रस्ताव 1940 में हुआ था सबसे पहले। यहाँ पर क्रिप्स प्रस्ताव देखें तो ये 1942 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, वेवेल योजना 1945 में संबंधित है, और यहाँ जो CR फार्मूला है यह 1944 से संबंधित है, यह 1944 है, ये 1944। अब हम लोग यहाँ पर ऑर्डर अगर सेट करें तो सबसे पहले हमारा 2 आना चाहिए, क्योंकि 1940 सबसे पहले हुआ था, उसके बाद 1942, तो 2 1 फिर 4 आना चाहिए, और 3 यानी 45 सबसे अंत में हुआ था, तो ये 3। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ये सेट होगा सही। 66 में देखें निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करते हुए नीचे दिए गए कूट की सहायता से कथनों पर चुनाव कीजिए। तो आग्नेय चट्टानों समांतर रवेदार होती हैं, तो यस मेरे भाई, वो परतदार नहीं होती हैं आग्नेय चट्टानें, वे रवेदार होती हैं, क्रिस्टलीकरण होती है, बात तो सही है। इसीलिए इसमें कोई भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है। परतदार चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, यस, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। रूपांतरित चट्टानों का निर्माण आग्नेय और परतदार चट्टानों के रूपांतरण से होता है, यस। 3 के तीनों कथन सही है मेरे भाई इसमें। तो हमारा कह रहा है सही कथन बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीनों सत्य हैं। तो सही कथन बताना था तो हमने सही बता दिया। आगे देखते हैं 67 में, देखते हैं हमारा क्या है। बहुत बढ़िया सवाल। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है, विचार करके हमें सत्य कथन को बताना है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है इसका आयोजन, तो ये सही है, नई दिल्ली में ही हुआ था, ये तो बात सही है। और उत्तर प्रदेश 25 स्वर्ण सहित कुल 62 पदक प्राप्त करने की तालिका में दूसरे स्थान पर था। तो उत्तर प्रदेश में साथियों इसमें हरियाणा प्रथम स्थान पर रहा, कुल 105 पदक पाया था। उत्तर प्रदेश साथियों 62 पदक पाया था, तो इसका मतलब दोनों के दोनों सही हैं, ऑप्शन सी सत्य है। 68 देख लेते हैं। देखें मैचिंग सवाल बहुत बढ़िया। सूची 1 सूची 2 में, तो एक तरफ सूची 1 में अग्रहणी उत्पादक देश दिया है, दूसरी तरफ में पदार्थ दिया है। तो हमें पता है साथियों अमेरिका जो है, जो हम लोग जो गांव में जोनहरी बोलते हैं जिसे शुद्ध भाषा मक्का बोला जाता है, तो मक्का उत्पादन में प्रथम है, तो US से। तो ये हो गया। भारत सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन में है, ये हो गया। तो अब हम लोग देखें हमारा B4 पर और C1 पर, तो ऑप्शन नंबर डी में हमारा सही हो रहा है, यानी A2 पर आ जाएगा, को डी आइवरी ये कोको से हो जाएगा, और चीन मूंगफली में प्रथम है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी सत्य होगा। आगे आए
निम्नलिखित में से कौन सी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मेक्सिको के मध्य सीमा बनाती है? तो यूएसए और मेक्सिको के मध्य सीमा बनाने वाली नदी का नाम है साथियों ये रिया ग्रांडे नदी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये। आगे बढ़ें 70 में। 70 में साथियों क्या है? व्यास सम्मान 2000। व्यास सम्मान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। व्यास सम्मान और कथन को हमें पढ़कर उससे हमें कौन सा कथन सही है, सही उत्तर को बताना है। देखें 33वां व्यास सम्मान हिंदी लेखक ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। 70 वाले में ये सवाल आपसे पूछ रहा है 33वां। तो 33वां व्यास सम्मान साथियों यह जो है यह ज्ञान चतुर्वेदी को नहीं दिया गया है। ज्ञान चतुर्वेदी को 2022 में 32वां सम्मान में दिया गया था। तो ये 33वां में ये हैं जिनका नाम है, लेखिका हैं एक पुष्पा भारती, तो वो 33वां व्यास सम्मान से संबंधित हैं। ये ज्ञान चतुर्वेदी 32वां से संबंधित हैं। तो ये गलत हो गया, उल्टा दे दिया आपको। यह पुरस्कार जो ये पुष्पा भारती हैं उन्हें व्यास सम्मान दिया गया, क्यों दिया गया? उनकी एक कृति है यादें यादें और यादें, इसके लिए दिया गया है। तो यही दूसरा सत्य है और यह एक गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सत्य है। आगे बढ़ें 71 में देखें क्या है? सीमा पर स्थित है। तो भूमध्य रेखा की सीमा पर स्थित देश का नाम साथियों अल्बानिया और क्रोएशिया। ऑप्शन नंबर ए ये वाला है, अल्बानिया और क्रोएशिया। और इसके साथ साथियों ये जो है हमारा ये वाला है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा 71 का जो उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये 1। तो साइप्रस और लेबनान भी है, तो ये हमारा उत्तर होगा। 72 में हम लोग देखते हैं। देखें 72 में क्या है? हमें कथन दिया है और कारण दिया है। तो इतना जो लिखा है ना, देखकर बच्चे ये घबरा जाते हैं कि ये क्या है, इसके क्या होगा, ये कैसे सॉल्व होगा। लिखा उखा छोड़ दीजिए, ये सब आपको समझाने का प्रयास कर रहा है, ये सब कचड़ा है। सिर्फ ये पढ़िए कथन दिया है, कारण दिया है, कथन कारण को पढ़कर हमें सही उत्तर को देना है। तो पहले में दिया है प्रवाल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं। यस, क्योंकि वो ज़्यादा ठंड और ज़्यादा गर्म में नहीं रह सकते, ये निम्न तापक्रम सहन नहीं कर सकते हैं। तो यस, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सत्य है। कितना सरल सवाल। 73 केंद्रीय बजट के अंतर्गत राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है? तो राजकोषीय घाटा सरकार साथियों सरकार की उधारी आवश्यकता को कुल दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 74 नीचे दिए गए कथन हैं और एक कारण है, उन्हीं को पढ़कर हमें सही उत्तर देना है। विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल 15 से 30 डिग्री के उत्तरी दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर हैं, सत्य बात है। व्यापारिक पौने जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती हैं उनकी नमी आर्द्रता में कमी आ जाती है, क्योंकि वहाँ से आर्द्रता को वो खोती जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, आर सही है। आर ए को स्पष्ट भी कर रहा है, व्याख्यात कर रहा है। तो हमारा उत्तर क्या होना चाहिए? उत्तर हमारा साथियों ये होगा, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या कर रहा है। आगे बढ़ें 75 में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कथन कौन सा सही साथियों पूछ रहा है। बहुत अच्छा सवाल। देखें किस तरह से हमें यहाँ मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहा है। देखें इसी तरह से एग्जाम में हमें फंसाया जाता है। वेद त्रयी, शुरुआत के हमें पता है 4 वेद हैं, शुरुआत के जो 3 वेद हैं उनको मिलाकर वेद त्रयी बोला जाता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो यहाँ अथर्ववेद दे दिया है, सामवेद होना चाहिए था, तब सही रहता, तो इसलिए गलत हो गया सामवेद। तो ये तो गलत हो गया पहला वाला। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। यस, ऑप्शन नंबर 2 केवल सही है, डी केवल सत्य होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। देखिए इसमें क्या कह रहा है। इसमें आपको 2 कथन दिया है, दोनों कथनों को पढ़कर हमें बताना है कौन सा उत्तर सही है। तो पहला कथन में कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का सबसे महत्वपूर्ण कारक मृद भांड है, यानी मिट्टी का बर्तन। यस, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पहले रखा जाता है, ये तो सत्य है। दूसरा कथन कह रहा है कि मूर्ति पूजा का आरंभ आर्य काल से होता है। नहीं भाई, ये गलत है। मूर्ति पूजा प्रारंभ आर्य काल से पूर्व होता है, आर्य काल से पहले। तो इसका मतलब केवल एक सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है केवल, और ये दूसरा वाला गलत है। आगे हम लोग देखें 77 में। देखें क्या कह रहा है।
77 कराए हमास द्वारा इजराइल पर अक्टूबर 2023 में जो किए गए हमले को हमास द्वारा इसे क्या नाम दिया गया है। तो साथियों ध्यान से पढ़ना है, यहाँ गलती नहीं करना है, यहाँ कन्फ्यूजन बहुत होगा। कह रहा है हमास जो हमला किया था इजराइल पर, उस हमले को नाम दिया गया था ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, ये नाम दिया गया था। तो इसका उत्तर ये होगा। और इसके जवाबी कार्रवाई में जब इजराइल ने हमास पर हमला किया तो इसे उसने ऑपरेशन आयरन सोर्ड्स नाम दिया। तो ये उल्टा होता तब ये हो जाता। और ऑपरेशन अजय तो जानते ही हैं, हमास और इजराइल के बीच जो फंसे हुए भारतीय उनको बाहर निकालने का एक जो है मतलब यहाँ भारत का ऑपरेशन था। तो फिलहाल 77 का उत्तर ए होगा। आगे बढ़ें, देखें 78 में क्या कह रहा है। किस अभिलेख से ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूमि दान दिए जाने का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो साथियों यहाँ पर जो इसका हमारा सही उत्तर है 78वें का, यहाँ 3 नाम दिए गए हैं, 4, गरुड़ स्तंभ अभिलेख, हुंजा चट्टान अभिलेख, नाना घाट अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख। तो साथियों नाना घाट अभिलेख से यह प्राप्त होता है कि ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूमि दान दिए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यह उत्तर सही है। तो सातवाहन वंश के शासक सतकर्णी प्रथम हुआ करता था, उसी की पत्नी नागानिका ने इसे बनवाया, नागा घाट अभिलेख का उत्कीर्ण करवाया था। आगे देखें हम लोग 79। मेगास्थनीज द्वारा अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया था। तो हमें पता है मेगास्थनीज ने एक इंडिका नामक की एक पुस्तक लिखी थी और उसमें उन्होंने भारतीय समाज को कुल सात श्रेणियों में बांटा था। पहला जैसे दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद, ऐसे 7 श्रेणियों में बांटा था मेगास्थनीज ने। 80 देखते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है साथियों, मैचिंग का है। देखते हैं क्या है। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 में कुछ नगर दिए गए हैं और सूची 2 में और नदी दिए हैं। कौन सा नगर किस नदी के किनारे पर जो है अवस्थित है उसे हमें बताना है। तो फ्रांस की राजधानी साथियों पेरिस, यह जो है सीन नदी के किनारे पर अवस्थित है, ये हो गया। बैंकॉक यहाँ जो दिया है साथियों, यह जो है थाईलैंड की राजधानी, ये जो है ये चाओ फ्राया नदी पर अवस्थित है। और पराग्वे जो एक देश है उसका राजधानी असंसियन है, ये राजधानी जो है पराग्वे नदी पर अवस्थित है, पराग्वे देश के ही नाम पर है। और बचा है हमारा एक किसानसा, ये जायरे नदी पर अवस्थित है। तो हमारा उत्तर कौन सा होगा। ए 4 पर होना चाहिए, बी 3 पर और सी 2 पर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा सी हो जाएगा, ये उत्तर होगा। आगे बढ़े हम लोग 81 में देखते हैं क्या है। 81 में साथियों कह रहा है एक में देश दिया है एक तरफ, दूसरी तरफ लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र दिए हैं। तो कौन सा मिस मैच है उसे हमें गलत है कौन सा बताना है। कजाकिस्तान में साथियों लौह खनिज जो है उसका नाम कारागांडा है, ये तो सत्य है। यूक्रेन में एक लौह उत्पादक खनिज है, क्रिवाई राग उसका नाम है। और फ्रांस में एक है पिरनीज, ये भी लौह उत्पादक क्षेत्र है। और फ्रांस में ही ये एक नॉर्मेंडी है, जर्मनी में नॉर्मेंडी नहीं है। तो यही वाला गलत था, ऑप्शन सी गलत मिस मैच था। आगे देखें हम लोग 82 में। एलिफेंटा के गुफा मंदिरों के निर्माण में किस वंश के शासकों ने योगदान दिया था। तो एलिफेंटा के गुफा मंदिरों के निर्माण पूछ रहा है साथियों, तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने इसमें योगदान दिया था बनाने में। 83 देखें। शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था में तांबे और दाम, शेरशाह की जो मुद्रा व्यवस्था थी उसमें तांबे और दाम, तांबे के दाम और चांदी के रुपए, मतलब वो तांबे के, यहाँ से आपसे फिर से क्लियर कर दूं तो शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था में एक तांबे का दाम हुआ करता था। जिस तरह से चांदी का रुपया चला जाता था उसी तरह तांबे का दाम था और चांदी के रुपया में विनिमय दर क्या थी। तो विनिमय दर साथियों 64, ये रेशियो 1 पर थी। तो ऑप्शन नंबर ए ये हो जाएगा ये उत्तर। आगे बढ़े हम लोग 84 में। मुगल काल में अकबर के शासनकाल के दौरान किस विद्वान ने राजतरंगिणी का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तो साथियों ध्यान देना है हमें, अकबर के शासन को मुगल काल
किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। अकबर शासनकाल के दौरान किस विद्वान ने राजतरंगड़ी हमें पता है कल्हड़ ने इसको लिखा था, तो इसी कल्हड़ के लिखे हुए राजतरंगड़ी को फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? शाह मोहम्मद शाहाबादी ने। तो SMS नाम याद रखिएगा, ये याद आपको जल्दी होगा। आगे देखें हम लोग 85 में, इसमें क्या है? निम्नलिखित नामों को कालक्रम में व्यवस्थित करें व दिए हुए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। तो साथियों इनको हमें एक कालक्रम में व्यवस्थित करना है। चंगेज खान, महमूद गजनवी, तैमूर, मोहम्मद गोरी। तो साथियों एक चीज़ यहाँ हमें ध्यान देना होगा, सबसे अंत में यहाँ पर तैमूर आया था 1398 में। 85वां वाला जो है ये 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। कब? 1398 में। तो इसमें सबसे अंत में यही होगा, इतना तो क्लियर है, इतना हमें क्लियर है। ये चौथा जो है सबसे अंत में होगा। तो चौथा यहाँ ए में है और बी में है, तो इसका मतलब न तो डी हो सकता है उत्तर, न तो सी। ये दोनों पहले एलिमिनेट हो गए। अब देखिए हम कम नॉलेज में कैसे उत्तर को निकालना सीखिए, ये बात सीखिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ज्ञान के अंदर ज्ञान का भंडार भर देंगे, नहीं। हर चीज़ें कम ज्ञान में उत्तर निकालना सीखिए, यही होता है सबसे बड़ी रणनीति पढ़ने की। तो ये तो हो गया तैमूर का। तैमूर के बाद साथियों जो और ये तो चौथे नंबर पर हो गया। पहले नंबर पर सबसे यहाँ देखेंगे तो महमूद गजनवी 900 लगभग 1000 ईस्वी के आसपास साथियों इसकी बात करें। 999 से 1000 ईस्वी के आसपास यह भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया है। तो 2 पहले नंबर पर होगा। तो 2 पहले नंबर 4 अंत में, तो ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर होगा। और मोहम्मद गोरी को आप जानते हैं सबसे पहले जो है ये भारत पर 1175 में आक्रमण किया था। और ये चंगेज खान दूसरे नंबर पर हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला ये तीसरे नंबर पर। तो उत्तर बी होगा। आगे बढ़ें 86 में, देखें 86 में क्या कह रहा है। मई 2023 में सेल, ये सेल का मतलब क्या साथियों? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों मनोज यादव को तो ये जो आरपीएफ के महानिदेशक नियुक्त किया गया है, ये तो होगा नहीं। और यहाँ पर जो है अमरेंदु प्रकाश को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यही हमारा उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे हम लोग देखें 87 में क्या कह रहा है। मैचिंग वाला सवाल है, बहुत बढ़िया। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को बताना है। भक्ति काल के संत और उनका जन्म स्थान कहाँ है? बहुत बढ़िया है। तो इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे। तो भक्ति काल के संत जन्म स्थान तो हम सबको पता है साथियों, जो हमें मेन क्लियर है पहले हम लगा दे। तुलसीदास का जन्म बांदा में हुआ था, ये यहाँ चला आएगा। और कबीरदास सबको पता है, वाराणसी में ये जन्मे थे और मगहर में जाके मरे थे। और एक ये दोनों हमें तो सबसे ज़्यादा क्लियर है। और देखें हमारा इससे काम बन रहा है C4 पर D2 पर, C4 पे D2 पर। तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर हमें मिल रहा है यहाँ पर, तो हमारा ए उत्तर होगा। यानी अब हमें इससे पता चल गया ए वाला जो है ये 3 पर आएगा, दादू वाला ये अहमदाबाद और मलूक दास ये आ जाएगा कड़ा पे। तो ये हमारा जो है उत्तर हो जाएगा। तो आगे चले हम लोग 88 में देखते हैं हमारा क्या है। बहुत बढ़िया सवाल। देखें इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, गलत सुमेलित है। डेसिबल जो होता है साथियों ध्वनि की प्रबलता जो है, इंटेंसिटी नापने काम किया जाता है, ये तो सत्य है। लेकिन हमें मिसमैच को बताना है जो गलत सुमेलित है। जो हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति होती है, पावर नापने की इकाई होती है, ये भी सत्य है। समुद्री मील में नौ संचालन में दूरी की इकाई नापनी, तो इसका मतलब ये तीनों सही हैं। तो चौथा आँख मूंद कर लगा दिए, यही गलत होगा क्योंकि एक तो होगा ही गलत। तो सेल्सियस जो होता है साथियों, यह टेम्परेचर को मापने की यूनिट होती है, उष्मा को मापने की इकाई कैलोरी होती है। जो हम लोग लिखते हैं ना ये कैलोरी, तो ये होगा। तो डी वाला इसलिए गलत है। आगे देखें हम लोग 89 में साथियों कह रहा है, थोड़ा सा हम लोग छोटा करते हैं, अब सही है। देखें 89 में साथियों
व्यवस्थित करने के लिए हमें कहा है। ये 4 नाम जो दिए गए हैं, इन्हीं नामों को एक ऑर्डर में सेट करना है हमें। बहुत बढ़िया सवाल है साथियों। इसमें अब देखेंगे जो चारों नाम है, तो सबसे पहले आपको एक तो क्लियर होगा औरंगजेब की मृत्यु। जब औरंगजेब साथियों मरा था 1707 ईस्वी में, ये बहुत फेमस है इसकी मृत्यु। जब से ये मरा तब से मुगल काल का पतन शुरू हुआ और धीरे धीरे इस पर ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हुआ। तो और एक पहले नंबर पर होना चाहिए। तो कहाँ पर है? या तो उत्तर यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, क्योंकि इसी में एक पहले नंबर पर है, ये दोनों नहीं होंगे। ये चीज़ हमें क्लियर है। उसके बाद हमें साथियों पता है इसमें पानीपत का युद्ध सबसे अंत में होना चाहिए, क्योंकि यही 1700, आपको पता है पानीपत का युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। अब 10 साल अब ये अब्दावली और मराठों के बीच, तो 1761 में ये हुआ था। तो 2 अंत में होना चाहिए, एक पहले। तो ऑप्शन नंबर सी में ये हमारा उत्तर है। और इसका और हैदराबाद स्वतंत्र राज्य की स्थापना की बात अगर करना चाहें तो 1724 में हुआ था ये 1724 में। और ये नादिर शाह भारत का आक्रमण जो हुआ था ये 1739 में। तो फिलहाल इतना नॉलेज कोई नहीं रखता है, पहला अंतिम याद है तो आप एलिमिनेशन से लगा सकते हैं। आगे बढ़ें, 90 में देखते हैं क्या है। साथियों कह रहा है हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसलें क्या है? हरी खाद ऐसी फसल जिसका प्रयोग हम लोग हरी खाद के रूप में करते हैं। तो वो पहले किया जाता था, अब तो नहीं होता है। तो उसमें सनई, उदड़, मूंग, ढैंचा ये किया जाता है। गन्ना गेहूं का नहीं किया जाता है। तो एक चीज़ यहाँ से आप ये सीख लीजिए, आपको नहीं पता होगा लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं, गन्ना और गेहूं का प्रयोग हरी खाद के रूप में नहीं किया जाता है। तो ये तीसरा जिसमें होगा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें सही उत्तर पूछा है। तो तीसरा जिसमें होगा वो गलत होगा। इसमें है ये गलत, इसमें है ये गलत, और ऑप्शन नंबर बी यही हमारा उत्तर होगा। इस तरह से एलिमिनेट करना सीखिए आप पहले। 91 में चलते हैं। बहुत बढ़िया सवाल। मच्छर भगाने वाली दवाओं में निम्नलिखित में से किस किस केमिकल यानी रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों पायरेथ्रिन नामक एक केमिकल होता है, इसका प्रयोग मच्छर भगाने वाली दवाओं में किया जाता है। आपका जो अगरबत्तियाँ होती हैं या फिर जो मॉर्टिन वगैरह सब होते हैं, यही पायरेथ्रिन उसमें प्रयोग होता है। आगे बढ़ें 92 में साथियों कह रहा है कौन सा ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? तो साथियों में पता है ट्रांजिस्टर का महत्वपूर्ण भाग सिलिकॉन होता है और जर्मेनियम। तो यहाँ पर साथियों सिलिकॉन तो है नहीं, जर्मेनियम है। तो यही जर्मेनियम हम लगा देते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर होगा। आगे बढ़ें साथियों, कह रहा है एथिलीन का उपयोग किया जाता है। तो कहाँ कहाँ एथिलीन का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर, उसमें हमें कौन सा कथन सही नहीं है तो इसको हमें बताना है। तो एथिलीन का प्रयोग साथियों कृत्रिम विधि से फलों को पकाने में किया जाता है, निश्चेतक के रूप में किया जाता है, लेकिन एल्कोहल के किण्वन में नहीं किया जाता है। तो हमें नहीं पूछा है, तो तीसरा होगा ऑप्शन नंबर सी, एथिलीन का प्रयोग एल्कोहल के किण्वन में नहीं किया जाता है। आगे बढ़ें 94 में। बहुत बढ़िया प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके हमें सही कथन को चुन लेना है। तो सही कथन में इन दोनों कथनों को पढ़िए, फिर सही कथन को बताना है। लिटमस का प्रयोग अम्ल क्षार इंडिकेटर के रूप में किया जाता है, यानी संकेतक के रूप में, यस बिल्कुल सही। लिटमस लाइकेनों से निर्कासित किया जाता है यानी निकाला जाता है, यस। लिटमस एक पौधा होता है जो पर्यावरण संकेतक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, आप लोग पढ़े होंगे इकोलॉजी में। तो इसका मतलब दोनों के दोनों कथन सही हैं हमारे, ऑप्शन नंबर सी हमारा सत्य है। आगे बढ़ें 95 में। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किस विधि के द्वारा पृथक यानी अलग किया जाता है? तो हमें पता है नेफ्थलीन एक जो है कपूर की तरह पदार्थ होता है, जो सीधा जलाएंगे अगर तो बिना लिक्विड में आए यह गैस में बदल जाता है। जैसे कपूर होता है ना, तो कपूर को वो जो है ऐसे पदार्थ जो जलाने पर बिना, जैसे हम लोग होता है ना किसी पदार्थ को गर्म करते हैं, जैसे अभी हमारी ये प्लास्टिक की चेयर है, तो इसे हम लोग अगर गर्म करेंगे तो ये पहले लिक्विड में बदलेगी फिर गैस में बदलेगी, यानी सॉलिड से लिक्विड में आते हैं, लिक्विड में फिर गैस में। और कोई ऐसा पदार्थ जो सीधा सॉलिड से लिक्विड में नहीं आए और सीधा गैस में बदल जाती है, तो उसे हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। तो कपूर और नेफ्थलीन में सब्लिमेशन होता है। कपूर और नेफ्थलीन को हम लोग जलाते हैं तो ये सॉलिड से सीधा गैस में बदल जाती है। तो रेत और नेफ्थलीन अगर मिले हुए हैं, उनको अलग करना है तो हम जला देंगे तो नेफ्थलीन उड़ जाएगा गैस बनकर, रेत बची रह जाएगी। तो सब्लिमेशन मेथड से किया जाता है। आगे चलें, देखें हम लोग क्या है। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। बहुत बढ़िया प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं और हम लोग कन्फ्यूजन में गलत लगाकर चले जाते हैं। राज्यपाल दिया है, दूसरी तरफ राज्य दिया है।
तो कौन सा राज्यपाल किस राज्य से संबंधित हैं, इसी को हमें मिला देना है। बहुत बढ़िया प्रश्न। अगर आपको नहीं आता है तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे यहाँ तो सारा ट्विस्ट यहीं छुपा हुआ है। देखें, तेलंगाना साउथ में है और साउथ वालों का नाम भी कुछ इसी तरह से होता है, कुछ संस्कृत टाइप का। तो यहाँ देख रहे हैं ना, तो टी सौंदर राजनन, तो ये तेलंगाना से होंगे, ये तो क्लियर है, आप पता लगा सकते हैं यहाँ। और कलराज मिश्र आपको पता है राजस्थान के राज्यपाल हैं, गंगू भाई पटेल मध्य प्रदेश के हैं, और बच रहा है एक विश्वभूषण हरिचंदन, ये छत्तीसगढ़ के हैं। तो इस हिसाब से आप लोग उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं। अगले पेज पर हमारा ये उत्तर होगा, देख लेते हैं क्या है। तो A2 ये B हो जाएगा हमारा उत्तर। आगे चलें 97 में, बहुत बढ़िया प्रश्न। देखें क्या है इसमें, तो कथन दिए हैं साथियों, कथन है और कारण है। कथन कारण को हमें रीड कर लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है और पढ़कर सही उत्तर बता देना है। तो कथन करा, मोहम्मद तुगलक का प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक एक प्रतीक मुद्रा योजना फेल हो गई थी। क्यों फेल हुई थी, इसका कारण कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं रहा, यानी उसका मुद्रा निर्गमन करने का जो है कंट्रोलिंग नहीं था, इसीलिए वो फेल हुई। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा, ए और आर दोनों सत्य हैं, और ये आर जो है ए का सही व्याख्या भी कर रहा है, कारण भी है और उसका व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन ए सत्य है। आगे बढ़ें हम लोग 98 में। 98 में साथियों कह रहा है कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची, एक तरफ जो है संविधान की अनुसूची दिया है, दूसरा उसका विषय दिया है, और कौन सा सुमेलित नहीं है उसी को बता देना है। तो साथियों यहाँ पर हम लोग देखें, पहली अनुसूची हमें पता है राज्यों में संघराज्य क्षेत्रों के नाम और उनका राज्य क्षेत्र है, बिल्कुल सही, लेकिन हमें मिसमैच को बताना है, गलत को। तीसरी में शपथ और प्रतिज्ञान के रूप में है, ये भी सही। यहाँ साथियों गलती यहाँ है, 5वीं अनुसूची में करा है असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। साथियों ये गलत है, ये 6वीं अनुसूची जब दिया होता तब होता है। 5वीं अनुसूची में ऑल ओवर जनजातियों के शासन और उनके राज्य क्षेत्र के बारे में दिया है, लेकिन ये 6वीं में स्पेसिफिक असम मेघालय मिजोरम त्रिपुरा ये 4 राज्य दिए हैं 6वीं में, तो यही गलत है, ऑप्शन नंबर सी। और डी वाला भी सही है, 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों को विधिमान्यकरण, ये भी सही है, यानी जिसको हम 9वीं अनुसूची में डाल देंगे उसका जो है न्यायिक निरीक्षण नहीं हो सकता। आगे बढ़े हम लोग 99 में, देखें क्या कह रहा है साथियों। बढ़िया सवाल है, देखते हैं। ऐसे सवाल कई बार इस टाइप के पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में। एक तरफ संविधान संशोधन कुछ दिया है और दूसरा तरफ उसका प्रमुख प्रावधान दिया है कि संविधान संशोधन जब होगा तो उसका प्रावधान क्या था। तो 101वां संविधान संशोधन था, किस लिए था, यह जीएसटी के लिए था। तो माल और सेवा कर, यहाँ माल का मतलब कोई और माल ना समझ लीजिएगा, ये सामान के बारे में कह रहा है। तो 101वां संविधान संशोधन माल और सेवा कर यानी जीएसटी से संबंधित था। 102वां संविधान संशोधन ओबीसी को राष्ट्रीय आयोग का दर्जा मिला था, इस पे संबंधित था। आगे हम देख लेते हैं, इसी का सवाल आगे अगला पेज पर है, यहाँ बहुत बढ़िया देखें। 103वां संविधान संशोधन सभी पता है, EWS आर्थिक रूप से कमज़ोर सवर्णों को जो है आरक्षण। 104वां जो था वो अनुच्छेद 134 में, यानी जो SC ST की जो सीटें हैं उससे संबंधित था 104वां। तो इस हिसाब से हमारा साथियों क्या हो जाएगा, सी वाला 4 पे गया, डी वाला 3 पे गया, सी वाला 4 पे, डी वाला 3 पे, और वहाँ भी था। तो ये ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा हमारा। देख लिया मैंने, मिला दिया है, आप मिला लीजिएगा। आगे देखें 100वें में। 100वें में भी साथियों मैचिंग वाला सवाल है, बहुत बढ़िया। देखते हैं, यहाँ देखें पहले एक सूची 2 को मिलाना है। आदिल शाही साथियों यह बीजापुर से संबंधित हैं, कुतुब शाही गोलकुंडा से संबंधित हैं, और ये सरकी शाही ये जौनपुर से है। और एक बच रहा है हमारा, हमें आ रहा हो या न आ रहा हो, तीसरा वाला जब एक ही बचा है तो आँख मूंद पे इस पे लगाएंगे, अहमदनगर। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, डी 4 पे, 1 2 पे, बी 3 पर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ये सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ये वाला। आगे बढ़े हम लोग अब 101। देखें ये सवाल बहुत बढ़िया है, इसमें बहुत सारे लोग फंस जाएंगे।
बहुत सरल भी है, बहुत कठिन भी बना देता है। क्यों? राज्य और उसके लोकसभा के संबंध में आवंटित सीटें, यानी एक तरफ राज्य दिया है, दूसरी तरफ लोकसभा सीटें दिया है, और करा है कौन सा मिसमैच है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो साथियों में पता है लोकसभा सीटों की बात कर रहा है, न कि राज्यसभा, न कि विधानसभा, लोकसभा जो सांसद चुने जाते हैं। तो राज्य महाराष्ट्र में लोकसभा की जो है 48 सीटें हैं, ये बात सत्य है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें, ये भी बात सत्य है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें, ये भी बात सत्य है। आंध्र प्रदेश की बात कर रहा है साथियों, इसमें 42 सीटें, लेकिन ये गलत है। आंध्र प्रदेश में कुल 25 सीटें हैं लोकसभा की। 42 सीटें थी कब? जब आंध्र प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था। आंध्र प्रदेश का जब 2000 में विभाजन हुआ, वहाँ से जब तेलंगाना निकल गया तो 17 सीटें तेलंगाना को मिल गई 42 में से। तो 42 में से जब 17 निकल गया तो यही 25 सीटें इस समय आंध्र प्रदेश के पास है। तो आंध्र प्रदेश यहाँ हो जाएगा, यही गलत मिसमैच था। आगे बढ़ें। 102 में साथियों कह रहा है संसद द्वारा संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसरण में मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचक आयुक्तों के संबंध में विधि बनाई गई है। तो साथियों सीधे सीधे बात कर रहा है, जो संविधान में अनुच्छेद 324 है, इसी में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के संबंध में विधि बनाई गई है। ऑप्शन नंबर ए निर्वाचन से संबंधित है अनुच्छेद 324, फेमस है। आगे देखें 103 में। 103 में साथियों क्या है? ये भी है फैक्ट टाइप का क्वेश्चन। जहांगीर चित्रकार थे, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर चित्रकार थे? मतलब जहांगीर के समय चित्रकार कौन थे, उससे पूछ रहा है। तो साथियों जहांगीर के समय के, आपको पता होगा जहांगीर के समय जो चित्रकला, वो चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता था। तो जहांगीर के समय अबुल हसन और अका रिजा, ये दोनों लोगों, ये चित्रकार जो थे, ये जहांगीर के संबंधित थे। और ये इसके पहले जो अब्दुल रसमद और मीर सैयद, ये जो थे साथियों, ये हुमायूं के शासनकाल में ये थे। तो फिलहाल जहांगीर पूछ रहा है, 2 और 3 इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर अगले पेज पर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है? 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी ये सत्य होगा। देखें 104 में। 104 में क्या कह रहा है भाई? राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, उन्हीं कथनों को पढ़कर हमें सही उत्तर देना है। तो यहाँ पर 2 कथन हैं, दोनों कथनों को पहले पढ़िए। पहला कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में उपबंध किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। यस मेरे भाई, बिल्कुल सही कह रहा है। जो डीपीएसपी है, आप इसे किसी न्यायालय से लागू नहीं करवा सकते। ये सरकार का कर्तव्य है, सरकार लागू करा चाहे करे, नहीं तो नहीं करे, बिल्कुल सत्य है। विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना सरकार का कर्तव्य नहीं माना जाता है। नहीं भाई, ये गलत है। जब सरकार कोई नियम कानून बनाती है तो अपना कर्तव्य यानी डीपीएसपी को उसमें शामिल करना चाहिए, मतलब उसका कर्तव्य माना जाता है। तो ये गलत हो गया, हाँ नहीं होना चाहिए था। तो इसमें ये दे दिया, तो 2 वाला गलत हो गया, तो केवल 1 उत्तर सही होगा। आगे बढ़ें 105। देखें 105 में क्या कह रहा है। इसमें साथियों थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं, आपको सही से दिखाई दे। यहाँ देखिए संवैधानिक प्रावधान दिया है एक तरफ स्रोत दिया है। कौन सा स्रोत? संवैधानिक प्रावधान किस देश के से लिया गया है। तो साथियों हमें पता है, जो क्लियर है उसे पहले आप मिला दीजिए। समवर्ती सूची हमें पता है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। 2 वाला 1 पर आएगा, बी 1 पर चला आएगा। तो और ये संघात्मक व्यवस्था है, फेडरल, हमें पता है फेडरल कनाडा से लिया गया है, फेडरल सिस्टम। तो सी वाला 4 पे चला आएगा। और यहाँ पर हम लोग देखें 2 से हमारा कम बन रहा है, बी वाला 1 पर, सी वाला 4 पर। तो ऑप्शन नंबर डी में हमें उत्तर मिल गया 2 ही से, क्योंकि हमने एलिमिनेट कर दिया। और ए वाला हमारा 2 पर चलाएगा। उद्देशिका का विचार यूएसए से लिया गया था। और बचा हमारा एक राज्यसभा में प्रतिभा अनुभवी एवं लोक सेवा को प्रतिनिधित्व, ये आयरिश। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर होगा। आगे बढ़ा जाए 106 में। तो 106वें में साथियों क्या है, देखें यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। आप लोग दिमाग लगाएंगे तभी, क्योंकि ये सब चीज़ें याद नहीं रहती हैं। बहुत सी चीज़ें हमें अपने दिमाग लगाना पड़ता है, तब वो चीज़ें आती हैं। तो AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, 2 कथन। इन कथनों को पढ़कर हमें सही उत्तर देना है।
तो पहला कथन जब पढ़ेंगे आप तो कह रहा है इसका आयोजन इंग्लैंड के ब्लेचले पार्क में हुआ था। यस, AI सुरक्षा सम्मेलन 2030 वाला इंग्लैंड में ही हुआ था, ब्लेचले पार्क नामक स्थान पर। ये तो सत्य है। भारत की ओर से इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। ट्विस्ट यही है साथियों, अब सोचिए AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये साइंस का काम है, तो यहाँ मोदी जी क्या करने जाएंगे? लोग कहते हैं मोदी जी अनपढ़ हैं, ये हैं वो हैं, तो ये साइंस की चीज़ों में मोदी जी उतना समझ नहीं रखते हैं, तो वो क्यों जाएंगे? तो यहाँ पर वो जो आपके विज्ञान मंत्रालय के जो जिनके पास विज्ञान मंत्रालय है वो यहाँ पर वो गए थे। उनका नाम आप लोग को कमेंट करिएगा, उनका नाम क्या है, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। तो उनका नाम शायद जो है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी जो मंत्री हैं वो राजीव चंद्रशेखर हैं। तो आप लोग कमेंट बताइएगा, हाँ राजीव चंद्रशेखर ही हैं। तो ये B वाला 2 वाला गलत है, तो यहाँ पर केवल A सत्य है। आगे बढ़ें, 7 में देखें ये क्या है। इसमें भारतीय संविधान के तहत कथनों पर विचार कीजिए, विचार करके कथन को जो है सही उत्तर बता देना है। तो 2 चीज़ याद करिए, सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है। पहला क्या है, राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र से अलग करके नए राज्य या राज्य क्षेत्र का निर्माण कर सकती है। यस भाई, आप लोग अनुच्छेद 3 पढ़ेंगे तो वहाँ पर मिलेगा ऐसा, ये सही है। 2 या 2 से अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिलाकर एक नया राज्य क्षेत्र का निर्माण कर सकती है। यस, दोनों के दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर C होगा। आगे बढ़ें, देखें 108वें में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो साथियों यह बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है, ये ऑप्शन नंबर B। बुर्ज होम कहाँ है? कश्मीर में, जो श्रीनगर है उसके बगल में एक क्षेत्र है, वहीं से। आगे बढ़ा जाए, 109 109 में साथियों क्या है, सवाल देखने में थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत सरल है, आप लोग इसे कंफ्यूज न होइएगा, देखकर घबराइएगा नहीं। देखें क्या है, भारतीय संविधान के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। हमें पता है किसी राज्य में जब संवैधानिक तंत्र की विफलता होती है तो अनुच्छेद 356 के तहत वहाँ जो है राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो उसी के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं और कथन पढ़कर हमें सही उत्तर बताना है। किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन की घोषणा 6 माह पर संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर 2 वर्ष तक प्रवर्तन में रह सकता है। मेरे भाई गलत, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है और वह 6 महीने में संसद के द्वारा पारित करा के उसे 3 महीने तक प्रवर्तन में रखा जाता है, सॉरी 3 साल तक, 3 वर्ष तक, तो ये तो गलत हो गया हमारा। और दूसरा कह रहा है इसकी उद्घोषणा 1 वर्ष के आगे प्रवृत्ति में रहने के लिए आवश्यक है कि आपातकाल की उद्घोषणा, मतलब इसका कहने का मतलब है अगर 1 साल से ज़्यादा रखा जा रहा है तो इसका आवश्यक यह है कि जब चुनाव आयोग ऐसा कह दे कि हाँ चुनाव करवाना ठीक नहीं है, चुनाव नहीं करवाया जा सकता, चुनाव के निर्वाचन में दिक्कत होगी, तब ऐसा हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सत्य है, तो केवल B हमारा सत्य होगा। आगे बढ़ें, 10वें में साथियों क्या है, यहाँ पर भी देखें बहुत अच्छा सवाल, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो चलाया जाता है राष्ट्रपति को हटाने के लिए, उसके संबंध में 2 कथन हैं और इन्हीं कथनों पर हमें विचार करना है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के द्वारा कोई भी सदन लगा सकता है। यस, जबकि दूसरा सदन आरोप का अन्वेषण कराता है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है साथियों, ऐसा ही होता है। और दूसरा कह रहा है राष्ट्रपति पर महाभियोग आरोप लगाने से कम 21 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। तो मेरे भाई ये गलत है, उसे 14 दिन पहले सूचना देना आवश्यक होता है, तो ये 2 वाला गलत है। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं इसका उत्तर कहाँ है, अगले पेज पर है। तो केवल 1 हमारा सत्य है। देखा जाए 11 में देखें क्या है, निम्नलिखित 4 स्थानों में से हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए गए कूट से कीजिए। तो साथियों जो बुद्ध जी के मृत्यु के बाद जो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई उसके संबंध में सेट करना है हमें, कौन सा पहले हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ। साथियों हमें पता है इसका एक ट्रिक होता है। तो राजगृह में पहले हुआ, इसका एक ट्रिक होता है RK
तो राजगृह में पहले हुआ, उसके बाद ये हुआ, सॉरी यहाँ पर ये नहीं होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर राजगृह में हुआ अजातशत्रु के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरा साथियों कहाँ हुआ, ये दूसरा हुआ वैशाली में, ये वैशाली में हुआ कालाशोक के शासनकाल में। तीसरा कहाँ हुआ साथियों, पाटलिपुत्र में हुआ, जो है पाटलिपुत्र में हुआ अशोक के शासनकाल में। और चौथा कुंडलवन में हुआ किसके शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में। तो हमारा 2 1 नंबर पर रहेगा, फिर 2 के बाद 1, 2 के बाद 1 रहेगा, फिर 4, फिर 3। ऑप्शन नंबर डी हमारा सत्य होगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखें अब हमारा, देखें 12वें में क्या कह रहा है, निम्नलिखित दिवसों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कुछ दिवस दिया है साथियों, इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है इसी को हमें बताना है, मिसमैच है कौन। तो देखें विश्व एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है, यस सही है, लेकिन हमें मिसमैच बताना है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर यानी बाल दिवस के दिन मनाया जाता है, ये भी सत्य है। विश्व शहर दिवस, विश्व शहर दिवस कह रहा है, विश्व शहर दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये साथियों ये गलत है। विश्व शहर जो है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को, तो यही हमारा गलत था, यही उत्तर होगा। विश्व पोलियो दिवस सबको पता है, हम लोग बचपन में 24 अक्टूबर को पोलियो की दवा पीने जाते थे, तो ये तो सबको याद होगा, सी हमारा मिसमैच था। आगे बढ़ें, 13 में देखते हैं क्या है साथियों। बहुत सिर्फ हमें चीज़ों को समझना होगा, समझ जाएंगे तो हम बहुत सारी चीज़ें, हमें जो किताबों से उत्तर नहीं मिल सकता, लेकिन हमें सोचने समझने से उसको मिल सकता है। तो आगे देखें हम लोग, यहाँ कुछ दर्शन दिए गए हैं और कुछ सूची दिया गया है। कौन से दर्शन में मोक्ष प्राप्त करने का क्या तरीका बताया गया है, इसी को हमें मिलाना है। बहुत बढ़िया साथियों, देखें न्याय दर्शन, न्याय दर्शन साथियों इसमें बताया गया है मोक्ष प्राप्त करने का जो तरीका है वो तार्किक चिंतन है। 4 पे चला आएगा, ये हमें पता है, गौतमी ने इसकी जो है इसका जो है रचना किया था। और यहाँ पर दिया है मीमांसा, मीमांसा में साथियों क्या बताया गया है कि वैदिक अनुष्ठान करो तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, तो यहाँ पर ये बी वाला 3 पे चला आएगा। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन में बताया गया साथियों वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण, तो ये चला आएगा 1 पर, और बचा 1 हमारा डी, तो नहीं आता है, फिर भी मिला दिए वेदांत दर्शन आत्मज्ञान से। तो अब हम देखते हैं हमारा कौन सा सेट तैयार हो रहा है। ए वाला आएगा 4 पर, तो सीधे सीधे हमें पहले ही मिल गया उत्तर, ए वाला 4 पर, बी 3 पर, ये वाला तुरंत। आगे बढ़ा जाए 14 में। 14 में साथियों क्या कह रहा है, देखें कथन दिया है, कथनों पर विचार करके हमें सही उत्तर को बताना है। 2 कथन है, पहले अच्छे से हम पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। जी भाई मेरे भाई, यही अनुच्छेद 74 का जो खंड 1 है उसमें कहा गया है राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर काम करेगा, ये तो सत्य है। राष्ट्रपति को मंत्री परिषद के द्वारा दी गई सलाह की जांच केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा की जा सकती है। मेरे भाई गलत, राष्ट्रपति को अगर कोई राष्ट्रपति को मंत्री परिषद द्वारा जो सलाह दी जाती है इसकी जांच नहीं की जा सकती, तो ये गलत है। तो हमारा उत्तर केवल 1 होगा, तो यहाँ हम चले, हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर ए केवल। आगे बढ़ें 15 में। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उपबंध है कि संघीय मंत्री परिषद के प्रत्येक मंत्री और महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है। तो साथियों इसके कहने का मतलब है आप उस अनुच्छेद का नाम बता दीजिए, कौन सा अनुच्छेद में है कि संघ के जो मंत्री हैं और एक महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में बोलता है और कार्यवाहियों में भाग भी लेता है। तो अनुच्छेद 88 इसी के तहत ऑप्शन नंबर डी। आगे चला जाए 16 में देखते हैं। 116 में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है साथियों संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं और इन्हीं कथनों को पढ़कर सही उत्तर को बताइए आप। तो सही उत्तर को बताएंगे कैसे, आपको इनको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। देखिए जो कंटेंट ज़्यादा लिखा रहता है इसका मतलब वो सरल है, आपको केवल मानसिक दबाव बनाने के लिए वो ढेर सारा लिख देता है। तो देखें पहले में क्या है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लोकसभा अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाती है। मेरे भाई यहाँ जरा सा गलती किया है, लोकसभा की संयुक्त बैठक जो होती है वह राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। और
इसकी जो बैठक की जाती है अध्यक्षता, वो अध्यक्षता जो है साथियों वह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो जरा सा भी यहाँ थोड़ा सा मतलब हल्का सा डिफरेंस है समझने में। बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, इसकी अध्यक्षता की जाती है जो है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, तो याद रखिएगा। तो ये गलत हो गया हमारा। दूसरा में संयुक्त बैठक बुलाए जाने के पश्चात लोकसभा का विघटन हो जाने पर ऐसी बैठक हो सकती है और उसमें संबंध विधेयक पारित हो सकते हैं। यह सही है, लोकसभा यदि विघटित हो जाए फिर भी ऐसा हो सकता है। तो 2 केवल सही है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलें 17 में, बहुत बढ़िया सवाल। कौन सा मिसमैच है? जोश, कुछ नाम दिए गए हैं और ये कहाँ से संबंधित है? जोश मलिहाबाद से संबंधित है। रघुपति सहाय, ये साथियों ये गोरखपुर से हैं, गोरखपुर से हैं, ये कानपुर से नहीं है, तो यही हमारा गलत है। जिगर जो है मुरादाबाद, चकबस्त लखनऊ संबंधित है। तो आगे चला जाए 18 में देख लेते हैं। देखें क्या है इसमें, करंट अफेयर से सवाल, बहुत बढ़िया, बहुत फेमस सवाल आने की बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है इसकी। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला है उसी के संबंध में 2 कथन दिए गए, इन्हीं कथनों को पढ़कर हमें सही उत्तर देना है। तो वर्ष 2023 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी अर्थशास्त्री क्लाउडिया गोल्डिन को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। जी बिल्कुल सत्य, यही क्लाउडिया गोल्डिन को 2023 का इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और यह नोबेल पुरस्कार पाने वाली साथियों यह तीसरी महिला है, 3rd महिला। तो यहाँ पर करा है दूसरी महिला, तो दूसरी नहीं तीसरी है, इसलिए यह गलत हो गया। तो केवल 1 सही है, ऑप्शन नंबर 1। आगे चलें 19 में। तो जरा सा भी उसमें माइनर सा एकदम थोड़ा सा डिफरेंस करता है जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वहीं इसको थोड़ा सा समझना रहता है, लेकिन चीज़ें सरल होती हैं। देखें सूची 1 सूची 2 को हमें मिलाना है। तो कौन सा पंछी बिहार किस ज़िला से संबंधित है? सब यूपी से ही हैं, लेकिन किस ज़िला से? तो साथियों हमें पता है ये नवाबगंज पंछी अभ्यारण्य उन्नाव में है, उन्नाव से संबंधित है। और ओखला जो है ये गौतम बुद्ध नगर में है। समसपुर पंछी अभ्यारण्य ये रायबरेली में है। और पार्वती अर्गा ये कहाँ पर है? ये पार्वती अर्गा गोंडा में है। तो साथियों डी वाला हमारा 1 पर चला आएगा, ए वाला 2 पर, बी वाला 3 पर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सत्य है। चले हम अगले प्रश्न पे 20वां देखते हैं साथियों क्या इसमें कह रहा है। इसमें कहा जा रहा है सहकारी सोसाइटियों के संबंध में संवैधानिक प्रावधान के संदर्भ में, सरकारी सोसाइटियों संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए। इन कथनों विचार करके सही उत्तर को प्राप्त कर लेना है। 2 कथन है, इनको अच्छे से पढ़ेंगे तो संविधान के 96वां संविधान संशोधन द्वारा भाग ख को जोड़कर, भाग 9 ख को जोड़कर उसके अंतर्गत सहकारी सोसाइटियों संबंधित प्रावधान किए गए। मेरे भाई ये गलत है, थोड़ा सा गलत क्या है, भाग 9 ख जोड़कर सहकारी सोसाइटियों संबंधित प्रावधान किया गया था, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये 96वां संविधान संशोधन नहीं, यह 97वां संविधान संशोधन के माध्यम से ऐसा हुआ था। तो एक गलत। दूसरा हम लोग जब देखेंगे किसी भी सहकारी सोसाइटियों के निदेशक की अधिकतम संख्या 21 हो सकती है, यस ये सही है। सहकारी सोसाइटियों के जो निदेशक यानी डायरेक्टर की अधिकतम संख्या होगी वो 21 होगी। तो ऑप्शन नंबर बी केवल सत्य है। आगे बढ़ें 21 में। 21 में क्या कह रहा है, देखें मेरे भाई, इसमें कह रहा है स्थानीय शासन यानी लोकल बॉडीज़ के जो चुनाव होते हैं, लोकल बॉडीज़ के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए। महिलाओं के आरक्षण संबंधित स्थानों के संबंध में कुछ कथन दिए, यानी लोकल बॉडीज़ के जो चुनाव होते हैं, लोकल बॉडीज़ का मतलब जैसे पंचायत और नगर पालिका का चुनाव, उसी के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं और उसमें बताना है। तो साथियों पहला में कह रहा है पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 का आरक्षण अनुच्छेद 243 ग यानी 243C में किया गया है। तो गलत, आरक्षण का प्रावधान पंचायतों में महिलाओं का जो 1/3 है वो 243D में है यानी घ, तो ये गलत हो गया, हल्का सा मिस्टेक किया है देखिए। और दूसरा में कह रहा है नगर पालिका में महिलाओं के, ये पंचायत था, नगर पालिका का पूछ रहा है, नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 का जो आरक्षण प्रावधान है 243T यानी 243 न में किया गया है, तो ये सत्य है। तो केवल हमारा बी सत्य होगा, यही सत्य है। आगे चलें 22 में। 22 में साथियों कहा जा रहा है कुछ स्थान दिए गए हैं और उत्तर प्रदेश के वो किस ज़िले में है उसे हमें बता देना है। देखें
बटेश्वर दिया है। बटेश्वर एक मेला भी लगता है आगरा में, पशुओं का मेला होता है, ये जो है आगरा में लगता है। तो ये तो सत्य है, लेकिन हमें मिसमैच को बताना है जो गलत है। देवा शरीफ लिख दिया है जौनपुर, तो हमें जौनपुर का मुझे अच्छी तरह से पता है, जौनपुर में ये देवा शरीफ नहीं है, यह बलरामपुर में है, बलरामपुर में है ये, तो यही हमारा गलत हो जाएगा। संकिसा फर्रुखाबाद में है, बिठूर कानपुर में है। आगे चले हम लोग 23 में साथियों कह रहा है जाइलम तथा फ्लोएम का अभाव पाया जाता है। तो ब्रायोफाइटा नामक एक प्लांट होता है, उसमें जाइलम और फ्लोएम का अभाव पाया जाता है, ये है। आगे बढ़ें, इसमें कह रहा है 24वें में, 124वें वाले में कह रहा है कि साबूदाना का निर्माण किया जाता है। साबूदाना का निर्माण किससे किया जाता है ये? तो साथियों साइकस के तनों से स्टार्च को निकाल कर साबूदाना को बनाया जाता है। तो इसके साइकस के को सागोपाम भी कहा जाता है। तो सागोपाम से साबूदाना का निर्माण किया जाता है। और चीड़ के तेल से, तारपीन का तेल जो होता है वो चीड़ के तेल से बनाया जाता है, चीड़ के मतलब तनों से। तो ये हो गया। तो फिलहाल साबूदाना ऑप्शन नंबर ए। 25वां देख लेते हैं। इसमें साथियों क्या है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यता विशेषताएं क्या होती हैं? तो बहुत अच्छा सवाल है ये, थोड़ा सा किताबों में उतना नहीं मिलेगा, लेकिन ये दिमाग लगाए हैं। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था को सामान्य विशेषता क्या होती है? कि वहाँ जीवन स्तर सबका निम्न होता है, जनसंख्या वृद्धि दर बहुत होती है, जनसंख्या कंट्रोलिंग नहीं हो पाती है, उच्च आश्रिता यानी एक दूसरे पर निर्भर ज़्यादा लोग रहते हैं, आय की विषमता होती है यानी किसी के पास कोई खा के मर रहा है तो कोई खाने के लिए मर रहा है। तो इसका मतलब ये चार के चारों जो है दिए हुए विकल्प में ये अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं होती। तो ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। आगे देखा जाए 26 में, बहुत अच्छा सवाल साथियों, ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है अलग अलग तरीक़ा से विभिन्न एग्जामों में। कह रहा है 99 से 2000 में प्रारंभ, यानी 2000 के आसपास 1999 और 2000 के में प्रारंभ में जो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का प्रतिस्थापन किया था। तो साथियों ये इसका थोड़ा सा घुमाया, इसका सरल शब्दों में बता दूं, 1999 और 2000 के बीच राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को प्रारंभ किया गया। इसी को 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नाम दे दिया इसी को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। लेकिन ये व्यापक फसल योजना शुरू हुई थी साथियों 1985 में, तो इसके स्थान पर ये शुरू हुआ था 1999 वाला, फिर इसके स्थान पर मोदी जी ने ये 2016 में शुरू किया। तो चीज़ों को आप जानते रहिए, कनेक्ट करिए एक दूसरे से, तो आपके लिए अच्छा होगा। आगे चलें हम लोग 27 करा है कि कौन सा सुमेलित है, तो मतलब तो जो सुमेलित है उन्हीं को बताना है। तो जो प्रोटोथीरिया है साथियों 127वें वाले में करा है, जो प्रोटोथीरिया है वो अंडे देने वाले होते हैं, स्तनधारी जीव होते हैं, बिल्कुल सही, ये तो सत्य है। अब मेटाथीरिया क्या होते हैं? पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देने वाले? नहीं साथियों, ये गलत है। जो मेटाथीरिया जो होते हैं, मेटाथीरिया अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं, इमेच्योर, तो ये गलत हो गया। इमेच्योर जैसे कंगारू को जन्म जो देता है तो मेच्योर बच्चा जन्म देता है और उसे उसके अंदर एक विशेष जगह पाई जाती है, उसमें रखकर उसको मेच्योर किया जाता है। तो केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखें 28 में क्या कह रहा है, देखें 28 में साथियों अच्छा सवाल है बायोलॉजी का। तनाव की स्थिति में हृदय की धड़कन को बढ़ाने वाला हार्मोन क्या है? साथियों जो आप तनाव, डिप्रेशन इत्यादि की स्थिति में आते हैं तो आपके अंदर एक हार्मोन पाया जाता है एड्रेनलिन। तो ये जो होता है मतलब इसका सिक्रेशन होता है और आपकी हृदय धड़कन, हृदय बीट को बढ़ा देता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये हमारा 128वां का यही उत्तर होगा। आगे बढ़ें, बहुत अच्छा सवाल। फ्रेंच ओपन टेनिस 2023 का खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीता है फाइनल मुकाबले में, ये बात सही है। तो ये किसे हराकर जीते हैं साथियों? ये KR नाम के एक व्यक्ति हैं, कैस्पर रूड नाम के एक व्यक्ति हैं, नॉर्वे के हैं, ये भी देश पूछ सकता है। तो इन्हीं को हराया है नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में यह नाम लिया गया है, तो कैस्पर रूड, ऑप्शन नंबर बी। आगे चला जाए 30 में, इसमें कह रहा है साथियों कथन पर विचार करें, विचार करके सही उत्तर दें।
इंसुलिन के अति स्त्रावण से हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। तो साथियों यह जो है कथन सही है, क्योंकि इंसुलिन जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्त्रावित होगा तो हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है, और जब यही इंसुलिन का स्त्रावण सिक्रेशन बहुत कम हो जाता है तो आपके अंदर मधुमेह यानी शुगर रोग हो जाता है। तो दोनों के दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर सी। तो आगे देखा जाए, देखें ये बजट अगर आप लोग पढ़े होंगे तो ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं, सीधा सीधा फैक्टोवाइज उठा के दे दिया है इसमें। रेल मंत्रालय, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये तो सही होंगे। गलत साथियों यहाँ पर दिया है सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय, क्योंकि हमें कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो हमने पढ़ा है, देखा है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को जो पैसा मिला है वह 2.70 लाख करोड़ रुपए ये मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, और ये गलत है, जिसका मतलब ये तीनों अपनी अपनी जगह पर सही ही होंगे। तो हम अपना समय बचाकर आगे निकल लेते हैं। तो देखें एक तरह से दिया है साथियों, यह योजना पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान दिया है और उससे संबंधित कार्यक्रम दिए हुए हैं। तो प्रथम योजना साथियों हमें पता है, प्रथम योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को चलाया गया था, तो ये चलाएगा इसमें। और तृतीय वाले में आधारभूत उद्योगों का विकास के साथ कृषि खाद्यान्न पर विशेष बल दिया गया था, ये भी सही है। चतुर्थ में साथियों क्या किया गया था, चौथे वाले में ये न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम ये इसमें चलाया गया था। तो स्वावलंबन प्राप्ति की स्थिति, तो 132वां का हमारा जो उत्तर हो जाएगा, इसमें कह रहा है मेल करना है, जो मिलाना है, तो इसका जो मिलाने वाला जो ऑप्शन है वो अगले पेज पर है। तो साथियों यहाँ पर, और जो पंचम योजना है 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चला था, तो ये इससे मिल जाएगा। और ये वाला तो हमारा इस पर चला आएगा। तो 1-1, 2-2 और CD उल्टे हैं। तो अगले पेज पर हम देखते हैं क्या है। तो 1-1 ये वाला ऑप्शन नंबर ए हमारा सत्य है। आगे बढ़े, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो साथियों बहुत अच्छा सवाल आप लोग देख रहे होंगे, थोड़ा सा पढ़े होंगे कृषि संबंधित। आप लोग जो वैश्विक संस्थाएं हैं, अगर उन संस्थाओं में कृषि नाम जुड़ा है तो ज़्यादातर समझ लीजिए उसका मुख्यालय जो होता है वह रोम में होगा। तो संयुक्त राष्ट्र एवं खाद्य कृषि संगठन जो है यह रोम में है साथियों, जेनेवा में नहीं है। तो इसे आप समझते रहिए, ऑप्शन नंबर डी यही गलत था। तो बाकी ये सब अपनी जगह पे सत्य हैं, अपनी अपनी जगह पर याद कर लीजिए, ये सब कहीं न कहीं काम देगा आपको। आगे बढ़े, 34वें में सही युग्म सुमेलित कौन सा, एक रोग है एक इधर परजीवी है। यहाँ सही पूछ रहा है साथियों। तो निद्रा रोग में जो एक परजीवी रोग है ट्रिपेनोसोमा नामक ये परजीवी से होता है। तो ये हमारा उत्तर सत्य है, यही वाला हमारा उत्तर होगा। और जबकि प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है, कालाजार जो होता है लिस्टमैनिया डोनोवानी से होता है, और पायरिया रोग जो होता है वो तो आपको पता है एंट अमीबा नामक एक मतलब परजीवी होता है, उससे होता है। आगे बढ़ें, 35 रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन क्या है। तो सिंपल सा सवाल, फाइब्रिनोजन। आगे बढ़ें, 36 में मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है तो पहले कहाँ होता है फिर किससे होता है ये बताना है। तो सबसे पहले साथियों में पता है फुसफुस से आता है, फिर रक्त में, रक्त से आता है फिर ऊतक में। तो 2, 1, 3, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यही सत्य हो जाएगा। आगे बढ़ें, 37 निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। तो इसको इकोलॉजिकल सिस्टम के मतलब परिप्रेक्ष्य में कौन सा कथन सही नहीं है इसे बताना है। यह अजैविक एवं जैविक दोनों संगठकों में युक्त होता है। तो जैविक एवं अजैविक दोनों में करार होता है। तो साथियों यहाँ पर ये जो हमें लिखा है, और दूसरा करार है यह अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। तो साथियों अपनी स्वयं की उत्पादकता कहाँ से हो जाएगी, 137वां का हमारा जो है इसका उत्तर जो होता है यहाँ पर हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे।